मुसीबतों से घबराकर मकसद को छोड़ देना बुज़दिली है। जब आपके मेन वॉलेस को मार पड़ती है ओपनिंग डिपार्टमेंट में तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइन जो होती है खराब हो जाती है। तो इस नोटिफिकेशन को तमाम योगा से मोहब्बत करने वालों और पाकिस्तानियों के नाम करता हूँ। जब आपका इम्यून अच्छा होगा ना तो आप बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। इट्स एन अरेबियन डिश, मिडिल ईस्ट में बनती है, बहुत फेमस है वहाँ पे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। आज वीक का पहला दिन है यानी मंडे, और वीक के पहले दिन ही सहरिश ये हमेशा होता है कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तेज़ी भी बहुत होती है। 2 दिन की, किसी को 1 दिन की छुट्टी, और उसके बाद घर से निकलना, काम पे जाना। रात को कहते हैं ना, संडे को रात होती है, यार कल इतना मुश्किल काम होने वाला है। वाकई सही बात है। अच्छा मुदस्सर, एक तो हम लोग जब इतवार की रात सोचना ही शुरू कर देते हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, और फिर उसके बाद ट्रैफिक होता है, तो एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल होती है। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टाइम पे पहुंच गए। बिल्कुल, और आपको भी उम्मीद करते हैं कि टाइम पे अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए होंगे, और जहां जिसने जिधर जिधर पहुंचना है। तो कोट ऑफ द डे की जानिब बढ़ेंगे कि ये भी इस चीज़ में ही है कि कामयाब वो है जो मुसीबतें झेल कर भी कामयाबी हासिल करे। मुसीबतों से घबरा कर मकसद को छोड़ देना बुज़दिली है। बेरोज़गारी होती है, मुश्किलात आती हैं, हादसे हो जाते हैं, सेहत या चाहे कोई भी बड़ा माली नुकसान सामने आ जाए, आपने मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि हौसले और सब्र से इनका मुकाबला करना है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को समझें और इस पर अमल करें तो बहुत बेहतर होगा। चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसी अच्छी बात के साथ अब हमें बढ़ना है बड़ी खबर की जानिब। इंतखाबी दंगल में 3 हफ्ते बाकी, मगर इलेक्शन होंगे या नहीं, इब्हाम अब भी बाकी। सेनेट सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से एक और करारदाद जमा। मुल्क भर में सियासी जमातों की सरगर्मियाँ उरूज पर। नून लीग आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शाहीन बेबस। दूसरे T20 मैच में 21 रन से शिकस्त। बैटिंग ऑर्डर में ग्रीन शर्ट्स की तो तू चल मैं आया की रिवायत क्यों नजर आ रही है। प्रोग्राम में बात होगी। जो कोई ना कर पाया वो फैसलाबाद के नौजवान ने साबित कर दिखाया। योगा इंटरनेशनल फेडरेशन की जानिब से मोहम्मद नईम को पाकिस्तान का तर्जुमान मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान के सर्टिफाइड नईम योगी आज होंगे हमारे मेहमान। और जायका हाथों में होता है, मगर जो सीखना चाहे वो क्या नहीं सीख सकता। बढ़ती महंगाई से मुतासर खवातीन कैसे कम बजट में अच्छा खाना बनाएं, शेफ सामिया आसिम की ज़बानी बताएंगे। अच्छा, ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कम बजट में कैसे अच्छा खाना बनाएं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ख़वातीन ना वो पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पर ट्यूटोरियल्स देखने के बाद चीज़ें ख़रीद के ले आती हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। असल में वहाँ व्यूज़ की दौड़ भी होती है, लोग कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसमें जायका या वो उस तरह से बन के आए ना, वहाँ तो चख भी नहीं सकते। चख भी नहीं सकते। वैसे तो सवाल यहाँ ही आज तक हल नहीं हो पाया कि आज क्या पकाएं, आज क्या बनाएं। लेकिन यहाँ तो ये मसला है कि अच्छा खाना सस्ते बजट में कैसे बनाएं। तो वाकई ये आज ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, इसलिए आपने हमारे प्रोग्राम को देखना है। आपको आज हम बताएंगे कि अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। लेकिन अब टॉप ट्रेंड्स की जानिब बढ़ते हैं। तो टॉप ट्रेंड्स में सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रेंड में शामिल है। दूसरे T20 में मेज़बान टीम ने पाकिस्तान को 21 रन से हरा दिया है। 195 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 173 रन पर ही आउट होगी, जबकि बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ फ़खर जमान और बाबर आजम निस्फ सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब हो सके। ट्रेंड में सारफीन पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर खफा नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और मुदस्सर वैसे शाहीन शाह का तो ये पहला एज एन कैप्टन टेस्ट था, तो कुछ मायूसी सी हुई है। कुछ ये एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स भी तो हो रहे हैं ना, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई भी किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे में ऐसा तो हो सकता था। एनी हाउ इसमें मैंने ये देखा कि बाबर की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। वो कुछ फॉर्म में दोबारा में दिखाई दे रहे हैं। दोनों मैचेस में 50-50 उन्होंने स्कोर किया है।
तो बॉलर्स भी हमें काफ़ी कुछ, मुझे तो एक्सपेंसिव भी लगे हैं वो भी, बॉलर्स ने भी काफ़ी रन्स खाए हैं। तो इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। दूसरे हैशटैग की तरफ आते हैं, वो है हैप्पी बर्थडे आयजा। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयजा खान, जिनकी सालगिरह ट्रेंड में शामिल है। खूबरू मॉडल और अदाकारा आयजा खान के जन्मदिन पर हम उन्हें इस दिन की जो खुशियाँ हैं उन पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे और आफियत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बिल्कुल। और ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तानी अदाकारा से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। आयजा खान पाकिस्तान की उन अदाकारों में शामिल हैं जो हर साल अपनी उम्र से छोटी नज़र आ रही हैं। और एक बात मैं और बताऊं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनका ये ना ख्वाब होता है कि हम ना शायद अपनी शादी पे इतना अच्छा तैयार नहीं हुए थे, अगर एक मौका और मिल जाता तैयार होने का तो हम फिर से और अच्छा तैयार हो सकते थे। तो आयजा माशाल्लाह उनके इतने शूट्स हैं एज अ ब्राइड, इतने शूट्स है कि मेरा ख्याल है कि उनकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। तो उनको लड़कियां इतना पसंद करती हैं कि वो हर लिबास में वो इतनी ही जाज़िब नज़र और खूबसूरत लग रही होती हैं कि देखने वाले वाह वाह करते हैं। बिल्कुल। और जोड़ी भी है उन दोनों की। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन की आमद गहमा गहमी के दरमियान सियासी मैदान में क्या हो रहा है आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन इस वक्त ये खबर है कि कल रात, अच्छा मैं यही बात कर रही थी कि ब्राइडल ड्रेस की बात हो रही है, तो एक शादी की खबर भी सामने आ गई है। और ये खवातीन का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। तो अब फैसल वावड़ा की जो साहबजादी हैं उनकी शादी की तकरीब कराची में मुनक्किद हुई और फैसल वावड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करने में कामयाब हो गए, जिस पर हम न सिर्फ उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि दुआ करते हैं कि उनकी साहबजादी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और वो एक हैप्पी मैरिज लाइफ गुजारें। अंदर की खबर भी बता दूं मुदस्सिर, अंदर की खबर ये है कि कल इस शादी की तकरीब में जरदारी साहब भी शरीक हुए और वहाँ उनकी मुलाकात बड़ी अहम सियासी रहनुमाओं से भी हुई है। वहाँ पर सादिक संजरानी साहब थे, आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन सुल्तान अलाना वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आला गवर्नर्स ने भी शिरकत की है। तो बड़ा ये ज़बरदस्त इवेंट रहा है और बताया जा रहा है कि इस तकरीब में कबाइलों के जो सरदार हैं, अहम मुल्की गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात भी शरीक रही हैं। बड़ी मुनफरिद थी तकरीब फैसल वावड़ा के घर पर, जहाँ पर इस तकरीब में बता रहे हैं कि जी वहाँ 1000 के करीब उनके ज़ाती गार्ड्स थे जिन्होंने इस पूरी जगह को, इस लोकेशन को, इस वेन्यू को हिसार में लिया हुआ था। ना सिर्फ 1000 गार्ड्स की नफरी तैनात की गई थी बल्कि फ़ज़ा में एक हेलीकॉप्टर भी था जो कि मुसलसल शादी की तकरीब की फ़ज़ाई निगरानी करता रहा है। वैसे मैं तो हम ये आयज़ा की बात कर रहे थे, मैं तो समझती हूँ फैसल वावड़ा भी एज से काफ़ी कम लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि उनकी बेटी की शादी हो रही है और जवान है उनकी बेटी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। फैसल वावड़ा भी बड़े फिट हैं और उनके अपने जो जहाज़ हैं वो भी मेहमानों को लाते ले जाते रहे हैं, तो इसमें भी बड़ा वो एक्टिव रहे हैं, वो भी फिट रहे हैं जहाज़ उनका भी प्राइवेट। तो ये बहरहाल एक अच्छी तकरीब यहाँ पर हुई और फैसल वावड़ा के मामलात के हवाले से। तो सियासतदानों की ज़िंदगियों पर बात करें, अब सियासत की भी बात बहुत ज़्यादा। साल 2024 तो है ही अब इंतखाबात का साल और पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाबात से सिर्फ 3 हफ्ते पहले ये सूरत हाल है, जबकि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और तमाम मुतल्लिका इदारे कह चुके हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, मगर इबहम बरकरार है और इसकी कई वजूहात है। अब कल ही एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। इलेक्शन मुलतवी करने की जो करारदाद है ये सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई है, जो कि फाटा से आज़ाद सेनेटर है। और मुदस्सिर इनका मौक़िफ़ ये है कि बल्कि इनका ही मौक़िफ़ नहीं है, करारदाद में ये लिखा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की वजह से KPK में शहरियों को साजगार माहौल नहीं मिलेगा और उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में जो एक सियासी जमात है अब अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है, इसलिए अब आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि काबिल ज़िक्र बनने वाली है। और ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन हुआ तो क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी बड़ी सियासी जमातों को टफ टाइम देने वाले हैं? इस वक्त ये बहुत बड़े और अहम सवाल हैं जो मौजूद हैं और हम इन्हीं के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी वजूहात, तो कहीं सर्द मौसम की बात हो रही है, एक बार फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से सेनेटर हिलालुर रहमान ने करारदाद जमा कराई जो फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं। आज सियासी वर्कर हो या आम आवाम, हर कोई इंतखाबात को लेकर काफ़ी हैजानी कैफियत के शिकार नज़र आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में बारहा दफ़ा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जो इसी मौसम में हुए। सिर्फ इलेक्शन में रमज़ान का ख्याल रखा जाता है, बाकी तो कोई, या मुहर्रम का, बाकी तो कोई ऐसा मौसम नहीं है। और हर मौसम में इलेक्शन भी हुए हैं। और मुझे समझ ये नहीं आती कि सैनेट इस चीज़ की मजाज ही नहीं है कोई करारदाद इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए पेश करे या पास करे या कुछ करे उसके लिए। ये इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जो इस चीज़ का मिजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि हदायत जारी की है उसके बाद कोई बाकी कमी बेशी रह नहीं जाती है इलेक्शन के ना होने में। और ये कैसे कैसे सेनेटर हैं, कैसे कानूनदान हैं जो सेनेट पाकिस्तान का सबसे अपर हाउस है, उसमें बैठ के ये ऐसी लाकानूनियत की बातें करते हैं कि जी फलां मौसम है तो फलां जगह है तो फलां ये ऐसा नहीं होता। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को होंगे। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसकी तैयारी कर चुकी हैं, नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो चुके हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा चुका है, जलसों का शेड्यूल दिया जा चुका है। जलसों के सिलसिले की पहली कड़ी काड़ा का जलसा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ मुनक्किद कर रही है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब भी जलसे कर रहे हैं, बाकी दीगर जमातें सिराजुल हक साहब भी कर रहे हैं, दीगर जमातें भी जमातों के लोग भी कर रहे हैं, परवेज खटीक साहब भी कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन है जो सेनेट में इस किस्म की लाजैनी करारदादें देते हैं जिनका ना मकसद है ना मतलब है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें इसकी तैयारी कर रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा ताहिरा साहिबा, माजी के दोस्त अब एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते भी नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी नवाज शरीफ पर तनकीद देखी जा रही है। क्या ये इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए प्री प्लान है या फिर अवाम की हिमायत हासिल करने का नुस्खा है? सियासी हरीफों के खिलाफ बयानात को इंतखाबात के हवाले से कैसे देखती हैं आप? देखिए, आवाम की हमारी ऐसी स्टेटमेंट से जारी नहीं होती। 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें बिलावल साहब खुद काबीना के मेंबर थे, मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है इलेक्शन में हर सियासी जमात जब जाती है तो वो तनकीद भी करती है और इसके लिए उन्होंने वो टारगेट करते हैं और बातें भी करते हैं जिसमें दर हकीकत इन बातों का कोई मकसद नहीं और ना आवाम उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूँ। अच्छा, जैसे कि उनके वालिद साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि बिलावल भुट्टो को मैं हदायत भी जारी करता रहता हूँ और बिलावल भुट्टो की बहुत ही अभी तरबियत होनी बाकी है। तो इसलिए इस इलेक्शन में इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती हैं, वो बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर गौर कोई नहीं करता। अच्छा ताहिरा औरंगजेब साहबा, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात पीटीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी चला गया। अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। क्या आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकते हैं? मेरी बात सुने, किस किस्म की सियासी जमात थी? ये तो एक खिलाड़ी का अनाड़ीपन था। मुझे समझ नहीं आई। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हदायत जारी की कि पार्टी के इंटर इलेक्शन करवा के हमें उसका वो भेजें जो ओहदेदारान की लिस्ट है। 3 मरतबा उन्हें ये हदायत भेजी गई जिसपे उन्होंने गौर नहीं किया और एक छोटे से गांव में थोड़े से बंदे बुला के जो ओहदेदार भी नहीं थे इलेक्शन का ड्रामा रचा के कागज भिजवा दिया। अब अगर उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिला तो उनके अपने करतूत की वजह से नहीं मिला, उनकी अपनी कमअक्ली की वजह से नहीं मिला, उनकी अपनी गैर सियासी सोच की वजह से नहीं मिला। अब रोते क्यों हैं? ये काम तो उनके सोचने का था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रही थी 3 मरतबा उन्होंने कहा कि आप अपने पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, हमें बताएं अगर आपने बल्ले का निशान लेना है। तो उसके बाद तो ये ऑब्वियस सी बात थी। एक काम उन्होंने किया नहीं जब कानूनन अमलन, तो उसके बाद उन्हें निशान कहाँ से मिलना था? और वो कोई टाइम नहीं देंगे। निशान मिल जाता तब भी टाइम ना देते, निशान नहीं मिला तब भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान को 4.5 साल में उन्होंने दिया क्या? हम 1 लाख हम नहीं 50 लाख हम घर बनाएंगे और 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। कहाँ गई वो? हवा में चले गए घर भी, पता नहीं चांद पे जाके उन्होंने बनाए, हमें तो नजर नहीं आए। और कहाँ गई वो जो नौकरियां थी जो उन्होंने देनी थी? हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लोग हमें 5 साल मुझे बच्चे और लड़कियां पूछते थे कि जी इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन कहाँ करवाना है? ये पीएम हाउस में उन्होंने बनानी थी, तो वो यूनिवर्सिटी का गेट किधर से और एडमिशन का कमरा किधर से, ताकि हम फीस जमा कराएं। उन्होंने कौन सी बात कही जो पूरी की? नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 18 तक भी जब हुकूमत की, उससे पहले भी की, जो बात उन्होंने कही उस पर पूरा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अमन कायम करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए काम करूंगा, नौजवानों के रोजगार के लिए वो सी पैक लेके आए।
आपने खुद देखा जो कुछ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो कुछ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने अमलन पूरा किया। इन्होंने जो कहा उसको क्या किया। मुझे बड़ा दुख होता है टीवी पे जब मैं खबरें सुनती हूँ कि ये जो पंजाब के वजीर आला उन्होंने बनाए थे उस्मान रोजदार साहब, उनके असासे लाखों से अरबों में चले गए। बड़े दुख की बात है। ये खुद को सादक और अमीन कहते थे। पाकिस्तान को हम रियासत मदीना बनाएंगे। ओ भाई, रियासत मदीना में तो खलीफा से, ये जो वक्त के खलीफा थे उनसे काजी साहब की अदालत में अवाम ने पूछा था कि आपका कुर्ता इतना लंबा कैसे बना। हजरत उमर का दौर था और वो खलीफा वक्त थे, तो उन्होंने कहा, उनको वजाहत देनी पड़ी उनके बेटे को कि जी मैंने अपने कुर्ते का कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया था, इसलिए इन्होंने दोनों कपड़े मिलाए तो उनका कुर्ता लंबा बना। ये थी रियासत मदीना, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, जहाँ खलीफा वक्त अपने कंधों पे अनाज की बोरियां रख के गली गली फिरा करते थे कि किस जगह पे कोई यतीम, कोई बेवा, कोई भूखा ना सो जाए। उन्होंने कहा था दरिया फरात के किनारे बिल्कुल आपने वजह फरमाया ताहिरा साहिबा, क़यामत के रोज मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल ये जाहिर है, ये तारीख है और हमारे लिए ये मिसाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के मामले पर कई लीगी रहनुमा और पार्टी वर्कर्स खफा नजर आ रहे हैं। आला क़यादत ने उनकी नाराजगियां खत्म करने के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा है या फिलहाल उन्हें वक्त आने पर मनाने का इरादा है? देखिए, बात ये है कि टिकट एक को मिलती है, अप्लाई 10-10 लोग, 15-15 लोग हर हल्के से करते हैं और ये बड़ी सियासी सूझबूझ का काम होता है। लेकिन सबको भी पता होता है कि टिकट तो एक शख्स को मिलनी है, बाकी सबको चाहिए कि वो जो आखिरी तारीख होती है उसमें अपने कागज उठा ले। उसके लिए उनके पास जिरगे जाने चाहिए, जिसको टिकट मिल जाए वो उन्हें जाके मनाए, शहर के मजदूरीन को ले जाए, उनकी बिरादरी के लोगों को ले जाए और उनको कल जैसे परसों आखिरी तारीख थी, बहुत से लोगों ने अपनी सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया और हमने पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स उठा लिए। ये होती है पार्टी के साथ वफादारी, पार्टी के साथ लॉयल्टी और पार्टी के साथ आपकी कमिटमेंट। जो लोग ये नहीं करते तो फिर वो अपने मफादात की सियासत करते हैं। पार्टी उनको मनाने के लिए लाया अमल जरूर तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को जो मकामी क़यादत है वो बनाने की कोशिश भी करेंगे। उन लोगों को जो अभी तक खड़े हैं ताहाल, उनको बिठाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि आज़ाद हैसियत से अब कोई ये वोट ले नहीं सकता। सारी अवाम बड़ी बाशऊर है पाकिस्तान की। अच्छा उन्हें ताहिरा पता है औरंगज़ेब साहिबा, एक चीज़ यहाँ पर आपसे जानना थी। मुस्लिम लीग नून अब शहर शहर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर रही है, तो आवाम की तरफ से मियाँ साहब के लिए प्यार कैसा देखते हैं? आने वाले इंतखाबात में कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून जीत सकेगी? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं, अवाम को पता है कि मुस्लिम लीग नून जो कहती है उससे अमलन काम करती है और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत भी 16 माह की आप सबके सामने है। अगर हम उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ला के ये हुकूमत ना संभालते, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट भी कर जाता और आज जो रोटी 20 रुपए की ये 50 रुपए की होती और आज जो महंगाई का आलम है वो खुदा जाने कहाँ जाके ठहरता। तो इसलिए लोगों को माजी के हमारे देख के हालात के, जैसे इन्होंने मोटरवेज बनाए, जैसे इन्होंने मेट्रो बस चलाई, जैसे इन्होंने हार्ट के हॉस्पिटल बनाई, यूरोलॉजी के, पिंडी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, यूरोलॉजी के हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में मोटरवेज बन गई हैं, बन चुकी हैं, जिससे फासले कम हुए हैं और गाँव तक जो गलियाँ थी वो भी पक्की कर दी गई हैं ताकि किसानों को अपना माल जो है जब फसल तैयार हो जाए तो मंडी में लाने की सहूलत हो सके। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिस्पांस मिलेगा पाकिस्तान के अवाम से, वो सियासी किसी और जमात को मिलेगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि हम जीतेंगे चारों सूबों में, जैसे पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी इंशाअल्लाह, और बलूचिस्तान में भी होंगी, सिंध में भी होंगी, KPK में भी होंगी और वज़ीर आज़म चौथी मरतबा इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ बनेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने पुरुमीद हैं और आपको अवाबत पर यकीन है कि वो आपके हक़ में वोट देंगे और चीज़ें जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसे होंगी। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही। आवाम का हालात जो हैं वो इलेक्शन के बाद बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिसालें ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा दे रही थी कि खलीफा वक्त के दौर में, ये तो ये पाकिस्तान मुस्लिम नून की आगे हुकूमत आ रही है, तो हम ये भी उम्मीद तवक्को करते हैं कि उस दौर में भी कम से कम गरीब की जो इस वक्त हालत है वो कुछ बेहतरी की जानिब हो, जिसकी उम्मीद तवक्को अभी जब तज्ज़ियाकार हमारे साथ माहिर मुआशरात बैठते हैं तो वो कहते हैं अभी नज़र नहीं आ रहा
कि हालात इतनी जल्दी बेहतर हो सकें। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने ठीक कहा। खैर अब देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आगे इंशाल्लाह इलेक्शंस कुछ ही दिन बाकी रह गए, जैसे ही होंगे उसके बाद पता चल जाएगा किसकी हुकूमत बनती है और क्या रोड मैप उनके पास है और कितना उस पर अमल होता है। अब हम बात करते हैं कुछ सालगिरह की, जो कि पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा आयज़ा ख़ान का जन्मदिन जो कि आज है। हम उन्हें इस दिन का जो खुशियाँ हैं उस पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और प्रोग्राम के शुरू में भी हमने उनकी बात की और अभी भी हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और वो इसी तरह खूबसूरत दिखती रहें, लोगों को पसंद आती रहें, लोगों के दिल में घर करती रहें। आयज़ा ने भी अपनी सालगिरह की मुबारकबाद देने पर अपने मदाहों का शुक्रिया अदा किया है। स्टार अदाकारा आज 33 बरस की मुदस्सिर हो गई हैं। अच्छा, तो देखें मैं ये कह रहा था कि वो अपनी उम्र से पीछे की तरफ रिवर्स पीछे की गियर तरफ लगा हुआ है उनका, और आजकल कोई शायद ड्रामा भी उनका चल रहा है जी, जाने जहां इनका एक ड्रामा चल रहा है जो वो बड़ा अक्सर हिट हो रहा है। मैं भी उस पे एक्स पे उस पे आ रहा होता है, ट्रेंड कर रहा होता है आयज़ा ख़ान के नाम से। तो आयज़ा सोशल मीडिया पे और स्पेशली एक्स पे बड़ा ट्रेंड करती रहती हैं आए दिन किसी न किसी ड्रामे में। बिल्कुल, एक ड्रामे में इनके साथ वहाज हैं जो कि मैं है ड्रामा, और दूसरा ड्रामा जो कि जाने जहाँ है उस पे इनके साथ हमजा अली अब्बासी हैं और इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। हमजा अली अब्बासी के साथ जो ड्रामा है वो तो खैर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मैं बहुत पहले से चल रहा है, तभी ट्रेंड में भी है, उस पर टिकटॉक्स भी बन रही हैं, शॉर्ट्स रील्स बन रही हैं और बड़ा इनको पसंद किया जा रहा है। फिर मैंने एक वीडियो देखी है उसमें इनका कैरेक्टर बड़ा नेगेटिव स्टाइल का बिल्कुल, उसमें ये बहुत जिद्दी और बहुत ना खुदसर सी हैं कि ये समझती हैं कि जो मैं हूँ ना वैसा कोई भी नहीं है। फिर अपने फादर की बहुत लाडली होती हैं उस ड्रामे में और ये कोशिश करती हैं कि इनकी ना हर बात मानी जाए और इनके जो वालिद हैं वो इनकी जिद के आगे ज़रा सरेंडर कर देते हैं। मेरा ख्याल है अपनी वैसी ज़िंदगी में ऐसी नहीं है ऐसा, और लेकिन हर किरदार को बड़े खूब निभाते हैं। 33 बरस की वो होगी। हमें यहाँ पर सोशल मीडिया पे देखा मुदस्सिर, इनकी बर्थडे इंडिया में भी सेलिब्रेट की गई है। जो इनके फैंस वहाँ पे हैं उन्होंने बाकायदा केक ला के उसको कट किया है और हैप्पी बर्थडे कहा है, तो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। बिल्कुल, और हमें अब यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जो कल पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है उसको कैसे कट किया गया है उस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। बात होगी क्रिकेट की जो कि मुदस्सिर का फेवरेट गेम है और मुदस्सिर सारे मैचेस देखते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। तो आज बिना मैच देख सके तो फिर रात को फिर बैठ के दोबारा देखते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। जैसे कल का मैच मैंने मिस किया, लेकिन उसके बाद मैंने आके फिर हाइलाइट्स देखी होंगी। हाइलाइट्स देखी पूरी। चलो जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ जारी है और T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम तकरीबन हमेशा ही फिट फाट दिखाई देती है, लेकिन इस बार इब्तदाई दिनों में ही मैच हार गए हैं। टीम तो मैच हार गई है मगर इनफरादी सतह पर पाकिस्तान T20 टीम के नायब कैप्टन मोहम्मद रिजवान और साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज़ को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बैटर बन गए जी रिजवान। बिल्कुल, रिजवान ने ये कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में सर अंजाम दिया। वो पाकिस्तान की जानिब से 87 T20 मैचेस में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा 77 छक्के मार चुके हैं। इससे कबल T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर मोहम्मद हफीज़ थे, जिनके छक्कों की तादाद 76 थी। और इस सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी वो T20 में, बहरहाल वो तो वनडे और टेस्ट में भी बड़े छक्के मारे करते थे, उन्होंने भी 73 छक्के मारे थे। अलबत्ता अगर किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हम ओवरऑल टीम में देखते हैं कि अभी 2 मैचेस में सिर्फ बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, बाकी बस तू चल में आया। इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जितनी बातें हमने की हैं जरा अपनी भी ऑब्जर्वेशन बताइएगा अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो। नहीं कुछ मिस नहीं किया। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की तो इंडिविजुअली तो आपको परफॉर्मेंस कल नजर आई। रिजवान की बात करें, चाहे वो सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर भी हैं, लेकिन अगर कलेक्टिवली बात करूं तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स आपको पता पाकिस्तान टीम पे इस वक्त वो आ रहे हैं। खास करके अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कल के मैच में चलने थोड़ा सा फ्लॉप रहा, लेकिन अगर मिडल ऑर्डर की बात करूं तो मिडल ऑर्डर आपका
जो चौथी और पांचवी पोजीशन है, खास करके जो आपकी, जहां पर आपको वो बैट्समैन चाहिए होते हैं जो कि स्ट्राइक रेट को बढ़ा के अगर 7-8 रन पर ओवर चल रहे हैं तो उनको पता हो कि हमने 10-11 रन पर ओवर कैसे लेके चलना है, वो अभी भी स्टिल आप मिसिंग है। आपके पास एज सच पे बैट्समैन वहां पर मौजूद नहीं है। इफ्तिखार के बारे में बात करूं तो लोग इफ्तिखार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर आप हालिया डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी उठा के देख लें तो वो बैट्समैन है जिसने उस पोजीशन के ऊपर परफॉर्म करके कंसेक्यूटिवली दिया है। आजम खान का जो मसला है, आजम खान पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। मैं खुद भी थोड़ा सा, मुझे भी है कि यार आजम खान को शायद बहुत चांसेस तो नहीं भी मिले, लेकिन जितने भी चांसेस मिले हैं वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर। आजम खान जिस विकेट पे खेलते हैं, जिस विकेट पे परफॉर्म करते हैं, वो ज्यादातर विकेट्स हैं पाकिस्तान की जहां पर बॉल थोड़ा लो रहता है। सीपीएल में भी बॉल लो रहता है, उसको वो ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं। वैसे अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, बात करें, अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, वहां पर बॉल थोड़ा अपराइज रहता है, तो आपको बैट्समैन जो सा वो चाहिए जो कि कट और पुल और हुक अच्छी खेल सके। तो आजम खान के लिए बिल्कुल नई कंडीशंस हैं, यहाँ पर उनको टाइम लगेगा। आप 1-2 इनिंग्स के ऊपर ऑब्वियसली किसी को क्रिटिसाइज करके आप ड्रॉप आउट नहीं करते टीम से, लेकिन पाकिस्तान टीम को जिस तरीके से T20 की अगर बात करूं, बादशाहियत अपने पास है। लोग बात करते हैं कि T20 पाकिस्तान का वन ऑफ द फेवरेट गेम है, पाकिस्तान इसके अंदर बहुत तगड़ा है, लेकिन पाकिस्तान टीम को अगर वर्ल्ड कप के अंदर जाना है, आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो वाहिद टीम है जिसके पास 17 T20 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले, जो आपने खेलने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा T20 मैचेस हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको उतारना है। आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा इशू इस वक्त आ रहा है। बॉलिंग यूनिट की बात करें, नसीम शाह की कमी आपको 120% कल भी महसूस हुई है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करें, साइम अयूब बड़ा अपना एक नेचुरल खेल खेलते हैं, लेकिन कल वो अपनी फेवरेट शॉट पे जैसे आउट किया साउथी ने, वो लग रहा है कि अब वहाँ उन्होंने उसको टारगेट कर लिया है कि किस तरह से बॉल करना है और कहाँ से पकड़ना है। यंग प्लेयर है, ऑब्वियसली उनका भी इब्तिदा है, लेकिन ये पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है वो नहीं कल चल पाया। दोबारा बाबर ने परफॉर्म किया, बाबर के साथ फ़खर बहुत अच्छा खेले, तो उसके बाद और उससे पहले मैच लग नहीं रहा था, पिछला भी और आज का, कल का भी। देखिए, साइम अयूब की बात करूं तो अभी नया कैरियर स्टार्ट है, ज्यादा उन पे ऑब्वियसली प्रेशराइज भी नहीं कर सकते, ना उन पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक मसला भी होता है कि प्लेयर अगर एक इनिंग्स अच्छी खेलता है, 8 बॉल में जो उनका उस दिन 23 या 24 रन बनाए थे, तो हम लोग एकदम कंपेयर करने लग पड़ते हैं ग्रेड्स के साथ कि जी वो ये है तो वो है। आप उससे उसका कॉन्फिडेंस भी यहाँ तक क्या तवक्कुआत बहुत ज्यादा रखते हैं जो कि प्लेयर के कॉन्फिडेंस को डेंट करती है। साइम अयूब की बात करें, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब आप जाते हैं खेलने के लिए तो आपके पास 2 एनालिस्ट होते हैं टीम के साथ, वो रीड कर रहे होते हैं कि बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट क्या है। अगर वो जो उनकी नो लुक शॉट है या उसके अलावा जो एक टांग खड़ी करके आपने देखा होगा उनका एक स्टाइल है खेलने का, मिड ऑन या अपना लॉन्ग ऑन, जो अपना मिड ऑन, अब बात करें मिड विकेट एरिया की बात करें या बात करें उसको अलग एरिया की, तो वो बहुत ज्यादा फेवरेट एरिया है उनके। तो जिस तरीके से टीम साउथी ने कल उनको डिसीव किया स्लोअर वन के साथ और एक बड़ा प्री प्लानिंग के साथ, उनको पता था कि डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, ये लाइन लेंथ हमारी खराब कर सकता है, क्योंकि जब आपके मेन बॉलर्स को मार पड़ती है ओपनिंग डिपार्टमेंट में तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइन लेंथ जो है खराब हो जाती है वो अदर बॉलर्स की। लेकिन बड़े तरीके से लेके चले। बाबर आजम की बात करूं तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को कि बाबर आजम उस हिसाब से हमें परफॉर्म नहीं करके दे रहे, ये नहीं करके दे रहे, वो नहीं। भाई बाबर आजम अगर बात करूं तो पाकिस्तान टीम को एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको टीम यूनिट बन के खेलना पड़ता है। exactly. आप एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर सकते कि हमें वो मैच जिता के देगा। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, लोग विराट कोहली को कंपेयर करने शुरू हो जाते हैं। भाई विराट कोहली के साथ पांड्या मौजूद है नीचे, आपके पास कौन सा ऐसा पांड्या जो मौजूद है जो कि बाबर आजम के साथ लंबी इनिंग्स और मैच विनिंग इनिंग खेल के आपको दे, वो मैच जिता के दे जहां पर आपको जरूरत होती है। तो आप हमेशा टीम यूनिट बन के खेलते हो। अच्छा मैं एक चीज और भी मैं चाहूंगी कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि अगर बैटिंग फर्स्ट ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता, आप क्या कहते हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो पाकिस्तान ज्यादा बैटिंग जो उनसे अगर बात करें पहले इनिंग्स के अंदर तो पाकिस्तान ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू चेजिंग की बात करें। पाकिस्तान चेजर्स कभी इतने अच्छे नहीं रहे। मैं कल खुद हैरान था टॉस जीत के कि पाकिस्तान ने फिर उनको दावत दी बैटिंग की। आई गेस आप अगर बैटिंग पहले कर लेते तो शायद एक मोमेंटम डिफरेंट होता है यहाँ पर। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की आप बात करें तो उन्होंने कहा ना कि हम कॉम्बिनेशन को हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हम वर्ल्ड कप के लिए उतार सकें। यहाँ पर आपके पास सीरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन 2-0 की इस वक्त उनको लीड है न्यूजीलैंड को, उनके अपने कंडीशंस और जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है वो साफ सी बात है, वो आपको एक पैगाम दे रहे हैं कि हमने एग्रेसिव खेलना है आपके खिलाफ। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का स्टाइल ही ऐसे होता है, एग्रेसिव रहेंगे उनके खिलाफ तो वो शैलो में जाएंगे। अगर आप अच्छा, अपना कोशिश करेंगे डिफेंसिव। वैसे एक ये भी बात बड़ी मतलब पॉजिटिव है कि पहले हम ये देखते थे कि अगर बाबर ना चला, रिजवान ना चला
तो फिर हमारे पास कौन है जो कि ओपनिंग कर सके? अगर इनको 1 डाउन या 2 डाउन नीचे खिलाया जाए तो साइम अयूब ने एटलीस्ट ये तो बता दिया कि वो ओपनिंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि आपके पास साइम अयूब एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है, सीपीएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपको टाइम चाहिए होता है। किसी भी प्लेयर को अगर आप देते हो, उसको टाइम देते हो। अगर आप उसको ये बात करो कि दिमाग में उसके आप लोगों ने ये चीज़ सवार कर दी कि भाई ये 2-3 मैचेस हैं, इसमें परफॉर्म किया तो तुम पक्के हो, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़ है, तो वो बेचारा अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा और टीम के लिए कभी भी नहीं खेलेगा। अगर आपने टीम यूनिट बना के उसको खेलना है तो फिर आप उसको अपनी नेचुरल गेम और उसको आप रिलैक्स रखते हो कि यार अपनी जो तुम्हारी नेचुरल गेम है और रिलैक्स पोजीशन के अंदर जाके आप खेलो, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तब जाके प्लेयर बनता है और उसको टाइम देना पड़ता है। आपको ये T20 सीरीज है, इसको टाइम दें, ये बहुत तगड़ा आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट मिलेगा इसका। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का, क्योंकि दोनों मैचेस के अंदर आप देखें तो बाबर आजम को वही रोल मिला है जो कि ओपनर का होता है, क्योंकि साइम अयूब पहले मैच में भी 8 बॉलें खेल के वो आउट हो गए थे, हसन ओपनर ही आगे बाबर आजम। कल के मैच में भी आप देखें तो हसन ओपनर ही हुआ है, लेकिन बाबर आजम की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब आप 1 डाउन पोजीशन पे जाते हो तो अगर वो एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी जहां पर अगर 60-70 रन का अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट मिल गया पाकिस्तान टीम को, वहां पर बाबर आजम मोड ऑफ क्रिकेट क्या खेलते हैं वो बड़ी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि आपने फिर 5वें गियर में खेलना पड़ता है, आप फिर डिफेंसिव मोड में नहीं जाते हो। पाकिस्तान की जो ऊपर की बैटिंग ऑर्डर है वो तगड़ी है, सिर्फ जो क्वेश्चन इस वक्त सबसे बड़ा है वो आपका 5वां 6ठा नंबर बैट्समैन है इफ्तिखार और आजम खान स्पेसिफिकली, कि वो कितनी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर बात करूं लिटरली वो बहुत बड़े रडार में, पता है सब उनके पीछे हैं कि जी आजम खान को अगर लेके गए हैं तो अभी तक उनकी परफॉर्मेंस क्या है। बिल्कुल, आजम खान पर तनकीद भी हो रही है, अब लोगों को दोबारा उनकी फिटनेस याद आ रही है कि ये क्या है, हालांकि वो इसी फिटनेस के साथ अपने ही परफॉर्मेंस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बॉलिंग के 4-1 के साथ पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी दोनों नए बॉलर जो हैं वो T20 का हिस्सा थे। अब आप समझते हैं कि इनमें से कोई आगे जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए? नसीम शाह की वापसी होती है तो किस तरह से बॉलिंग लाइनअप आप देख रहे हैं? देखें, एक चीज़ तो अच्छी है कि मैं खुश था कि आपने एटलीस्ट इसको चांस दिया अब्बास अफरीदी को। आपको याद हो PSL के अंदर जब पिंडी की अगर विकेट की बात करूँ, रावलपिंडी की, जहाँ पर सबको मार पड़ी थी, रोड विकेट थी है, वो वाहिद बॉलर था मुल्तान सुल्तान से जिसने आउट भी किए थे और अपने आप को इकॉनमी रेट को मेंटेन भी किया था। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स था PSL का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ए के लिए वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, ना पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। मैं बड़ा हैरान था उस चीज़ पे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि लोग नसीम शाह तो चले ऑब्वियसली वो एक मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर है आपका, लेकिन अभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि जी अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल या जमान खान को होना चाहिए। जमान खान बहुत अच्छे प्राइम फास्ट बॉलर हैं, डेथ ओवर्स के अंदर आपको उसकी ज़रूरत होती है, पता भी लगता है जिस तरीके से वो खेलता हुआ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आमिर जमाल की बात करूं या बात करूं अब्बास अफरीदी की, एक है आमिर जमाल के पास ये है कि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी वो आपको परफॉर्म करके दे देते हैं। कि फ़हीम अशरफ की अगर बात करूं और आमिर जमाल की, तो मैं आमिर जमाल को पिक करना चाहूँगा, क्योंकि आमिर जमाल ने बैटिंग के अंदर भी आपको परफॉर्म करके दिया पिछले मैच के अंदर भी, तो एक है जो उनके पास ये हो जाता है। लेकिन जब नसीम शाह आएंगे तो बॉलिंग आपका यूनिट बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप देखें, लोग शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ करें, अब लोगों को समझ में आ रही है कि नसीम शाह बहुत बड़ा बॉलर है भाई। वो एक एंड से आपका प्रेशर मेंटेन करके रखता है, दूसरे एंड से आपके विकेट्स लेते हैं लड़के आके, तो प्रेशर आपको नजर नहीं आ रहा दूसरे एंड से। तो जो हंटिंग इन पेयर्स की बात है, नसीम शाह आएंगे तो पूरा होगा पाकिस्तान का। अच्छा, एज कैप्टन शाहीन के लिए क्या देख रहे हैं फिर आप सूरत हाल बनती? क्योंकि ये भी उनका पहला टेस्ट था जिसमें वो बड़ी मायूसी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारिफीन नेक्स्ट पर काफ़ी इस पर पोस्ट कर रहे हैं, खफा नज़र आ रहे हैं। देखिए, नसीम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो ऑब्वियसली कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, लेकिन मैंने आपके ही प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम से मैं बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना टेस्ट जो नर्व्स आसान नहीं है, वो नर्व्स को आपको टेस्ट करेगी और पता लगता है 2 मैचेस के अंदर कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी कप्तानी जो सी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल है, वहाँ पर प्रेशर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लीग क्रिकेट का। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर इसकी बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी की, उन्होंने एक अच्छी बात है कि 2 टाइटल्स उनके नाम में हैं लीग क्रिकेट के। उनको पता है कि मैंने बॉलिंग यूनिट को कैसे संभालना है। सिर्फ मसला सारा वो आ रहा है, मैंने कहा ना कि आपका जो अटैक फास्ट बॉलर है वो मिसिंग है स्लॉट के अंदर, जो कि हंटिंग इन पेयर्स की बात करूँ वो है नहीं मौजूद। तो उनको वहाँ पर थोड़ा सा एक जो उनसा इशू आता है कि विकेट जो रेगुलर इंटरवल्स पे लेने हैं उनको उस चीज़ का जो उनसे परेशानी हो रही है। वैर इस बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर तो अच्छा क्लिक कर रही है, ओपनिंग से लेके चौथे नंबर तक। सिर्फ मसला है 5वें 6ठे नंबर का, जिस तरीके से
शहीनशाह अफरीदी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम यंगस्टर्स को ज्यादा यहाँ पर चांस दें। अब आपके पास कोई यंगस्टर तो एज सच बाहर हसीबुल्ला बैठा है, लेकिन हसीबुल्ला ज्यादा फिर ओडीआई क्रिकेटर है, T20 मोड ऑफ क्रिकेट उसको कम खेला हुआ है वो। अब वो देखने वाली बात है कि अगले मैच के अंदर आजम खान को बिठा के शहीनशाह अफरीदी क्या ये फिर करेंगे चेंजेस, हसीबुल्ला को लेके आएंगे, या कुछ बॉलिंग यूनिट के अंदर शायद अब्बास अफरीदी को बिठा के, उनकी परफॉर्मेंस लगातार है, अब्बास अफरीदी को शायद नहीं बिठाना चाहिए। वैसे एक बात कर रहा हूँ कि शायद क्या जमान खान को यहाँ पर लाया जाएगा कि डेथ ओवर्स के अंदर जो उनसे हमें एक ब्लॉक होल बॉलर जो उनसे वो मिल सके यहाँ पर। सही, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। जो T20 हैं वो पाकिस्तान हार चुका और अब आगे 3 बाकी मैचेस बाकी हैं। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो हो सकता है पाकिस्तान कम बैक करे और एक अच्छा ये सीरीज देखने को हमारी नेक तमन्नाएं हमारी टीम के साथ हैं, बेस्ट विशेस हैं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब बात करनी को ज़हनी सुकून की। आज का नौजवान जो कि ज़हनी सुकून की तलाश में, आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? योगा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ज़हनी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह रिश्तों से दूरी है। जिसने अपना रिश्ता बचा लिया वो ज़हनी सुकून पाने में कामयाब हो गया, यानी कि रिश्तों को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल। और योगा की बात हो रही है तो आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करते हैं चलें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान योगा फेडरेशन के सदर मोहम्मद नईम को इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ने पाकिस्तान के लिए अपना तर्जुमान मुंतखब कर लिया है। अभी हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको ये एजाज़ मिला। यकीनन इसके पीछे आपकी लगन, आपकी मेहनत है, जिसके बाद ये समर आपको मिला है। क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम बहन, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मदद किया अपने प्रोग्राम में और इस सेलिब्रेशन को आपने जो है मुझे करने का मौका दिया। ये पाकिस्तानियों के नाम है ये अवार्ड जो है, ये नोटिफिकेशन जो मेरे लिए हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि तमाम मेरे जो दोस्त अहबाब हैं और मेरे वालिदैन खासकर, जिनकी मेरी दुआएं हैं मेरे साथ, और जो मेरे चाहने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में। हम पार्क में फ्री योगा करवाते हैं, उसके अलावा ये मेरी कुछ प्रोफेशनल क्लासेस भी हैं जहाँ मैं करवाता हूँ। तो ये सब दोस्तों की मोहब्बत से और दवाओं से ये पॉसिबल हुआ और मैं इस नोटिफिकेशन को तमाम योगा से मोहब्बत करने वालों और पाकिस्तानियों के नाम करता हूँ। ये ज़बरदस्त है जी, पाकिस्तान के नाम आप कर रहे हैं तो ये आपके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी है। अच्छा नईम साहब, अब योगा के हवाले से हम बात करते हैं। ये कहा जाता है कि आजकल यंगस्टर्स में बड़ा बेसकूनी सी ज़हनी बेसकूनी है। बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं और बच्चे उम्र से जल्दी बड़े होते जा रहे हैं और बच्चों को ही आजकल बड़े दर्द हैं, लड़कापन जो जिनका है। तो ये योगा किस तरह हेल्पफुल होगा किसी की बीमारी के लिए, किसी की ज़हनी बेसकूनी के लिए, कैसे ये हेल्पफुल होता है? देखो जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाली वो है फूड। योगा ने सदियों पहले कहा कि तमासिक डाइट अगर लेंगे तो आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार होंगे, आपके नर्व्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लोगों के ऊपर अपनी चीज़ें थोपना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जो मैं चाह रहा हूँ उसका ही दूसरा भी हो जाए। ये आज बड़ा मसला तमासिक डाइट है। तमासिक डाइट, हर वो डाइट तमासिक है जिसका टेम्परेचर बार बार चेंज हो। अगर आप खाने को पकाते हैं और उसको फ्रीज कर लेते हैं और फिर आप उसको गर्म करके खाते हैं, फिर आप उसको फ्रीज कर लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ आम चल रहा है। हम खाना एक ही वक्त बना लेते हैं या फ्रोजन चीज़ें लेके हम उनको जो है वो दोबारा से टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो ये तमासिक डाइट है जिससे आपको 15 साल का भी बूढ़ा मिलेगा। आपने देखा होगा कि बच्चे भी जो है वो अपना काम खुद करना, खासकर पानी पीना भी पसंद नहीं करते। वो कहते कोई दूसरा ही ला के पिला दे गिलास में तो मैं वो पी लूँ। ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है वो कंपैरिजन है। जब आप कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, चीज़ों के कंपैरिजन में, आप स्टेटस कंपैरिजन में चले जाते हैं, सबसे बड़ा कंपैरिजन का जो इशू है ये आपके ज़हनी सुकून को ले जाता है, जिसमें फिर ना कोई रिश्ता बचता है। जैसे बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि रिश्तों को बचाने वाला ही ज़हनी सुकून का जो है वो हकदार है। जो रिश्ते तोड़ता है वो ज़हनी सुकून का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप को अपने दिमाग के अंदर अपना दुश्मन तस्वर करते हैं तो फिजिकली चाहे 1000 दुश्मन आपके हैं वो नुकसान नहीं कर सकते जो आपने दिमाग के अंदर अपना दुश्मन पैदा कर लिया। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि माशाल्लाह आपको ये एजाज़ मिला है और आपका इस पर काफ़ी काम होगा, जिसके बाद ही उन्होंने आपको इस एजाज़ से नवाजा है, मुझे वो की पॉइंट बताइएगा कि योगा से जो चीज़ आपने आजमाई खुद पर और आपको उसके नताइज भी वैसे ही मिले जैसे आपने सोचा था, ज़रा कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप?
जी बिल्कुल बहन, योगा जो है वो ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी थॉट्स हैं। अगर आप मेंटली पॉजिटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव अपने दिमाग को नहीं रखते, तो चीज़ें कभी भी आपके हक में नहीं हो सकती। योगा तो ये कहता है कि आप विजुलाइज करें हर चीज़ को पॉजिटिव, हर चीज़ को आप ऐसा फील करें जो आप चाहते हैं, उसको मेंटली पहले आप जो है वो पॉजिटिव अपने दिमाग के अंदर लेके आएँ, तो उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, किसी काम के लिए नेगेटिव सोचते हैं, या आपको एक धक्का लगा रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर हर चीज़ जो है वो आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम ब्रीदिंग को ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। योगा ये कहता है कि जो आप सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसमें आपके जब सांस को खारिज करते हैं तो आपके जो थॉट्स के सेल्स निकलते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जो बैठक है उसको भी चूज करना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो हल्का अहबाब है वो कैसा है। जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप बैठते हैं और मुसलसल बैठते हैं, अगर वहाँ पर नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट्स के लोग होंगे तो कभी भी आपकी पॉजिटिविटी नहीं हो सकती, आपके दिमाग के अंदर भी वायरस आना शुरू हो जाएंगे। ये जो हिप्नोटिज्म का इल्म है ये सांसों के जरिए से होता है। जब आप मैसेज देना चाहें किसी को, एनवायरनमेंट में मैसेज देना चाहें, आप ओवरऑल मैसेज देना चाहें, तो वो सांसों के जरिए से विजुलाइज किया जाता है। तो हम आम रूटीन में देखा होगा कि जब कुछ लोग मुसलसल इकट्ठा रहना शुरू करें और काफ़ी देर तक इकट्ठे रहें तो उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाती हैं, और वही लोग जब कभी कभी मिलते हैं तो उनकी सोचों में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसे कई मियाँ बीवी होंगे जिनकी सोच आपस में नहीं मिलती होगी, इसी वजह से उनके मसले रहते हुए एक साथ होंगे। मियाँ बीवी 24 घंटे अगर साथ रहते हैं तो फिर तो पॉसिबल है कि उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन मियाँ बीवी 24 घंटे साथ नहीं रहते। अच्छा। तो बाहर भी जाना है। वैसे नईम साहब की बात को मैं थोड़ा सा एक सेकंड करूंगा। एक अज़राए तफन्नुन मरहूम उमर शरीफ कहा करते थे कि हम पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि अगर शादी पुरानी हो जाए ना 30 साल बाद, तो मियाँ बीवी आपस में बहन भाइयों की शक्लें हो जाती हैं, तो सोच मिलना तो दूर की बात, शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं उनकी। ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर, हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो नईम साहब जो आप बता रहे हैं कि सोच के मिलन, दूसरी मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, लोगों को मुश्किल लगता है कि योगा करना कोई बगैर ट्रेनर के आसान नहीं है, योगा के लिए कोई अलग माहौल होना चाहिए, लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, पार्क में जाना ज़रूरी है। योगा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ पे हो सकता है और कैसे? योगा के लिए आपका पुरसुकून होना ज़रूरी है। आप मेंटली जब तक पुरसुकून नहीं होते, आप लम्हा मौजूद के साथ नहीं जुड़ते, थॉटलेस पोजीशन में नहीं आते, तो आप वर्जिश कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे। योगा आपको आपके साथ मिलाने का एक सफ़र है, आपको आपके साथ मिलाने का सफ़र, क्योंकि आज का इंसान बिछड़ा है तो सिर्फ अपनी ज़ात से बिछड़ा है, अपने से निकला है। हम फिजिकली जहाँ मौजूद हैं, मेंटली मौजूद नहीं है, या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो अगर आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप, योग का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि लम्हा मौजूद के साथ हर लम्हे को अवेयर होकर गुजारना। आप जो फिजिकली काम कर रहे हैं, मेंटली उसमें इन्वॉल्व हों। आप मेंटली कहीं खोए हुए हैं, फिजिकली कुछ कर रहे हैं, तो उसी से फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। जितने लोगों को हार्मोन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह यह है कि कोऑर्डिनेशन खराब हो चुकी है माइंड और बॉडी की। हम मेंटली कहीं और हैं, फिजिकली कुछ और कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा नईम साहब कि आजकल नौजवानों में इसका रुझान क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ नौजवान लड़कों को ज़्यादा शौक है बॉडी बनाने का, जिम जाने का, भारी भरकम फीसें दे के, सप्लीमेंट खा के वो बस सलमान खान बनना चाहते हैं। योगा की तरफ कितने नौजवान हैं जो कि आ रहे हैं और इसकी अफादियत को समझ रहे हैं? बहन थोड़ा स्लो है, लेकिन बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिससे जैसे हम देखते हैं कि सुबह के टाइम पार्क के अंदर पहले जो है वो सिर्फ हमें बूढ़े नजर आते थे, लेकिन जब से हमने पार्क के अंदर फ्री योगा क्लासेस का आगाज़ किया है और लोगों को जब उसमें फ़ायदा नज़र आया, तो हमारे पास बहुत सारे जो है यंगस्टर, यहाँ तक के 20-20 साल, 15-15 साल के लोग भी हमारे पास वहाँ पे फ्री योगा करने के लिए फजर के बाद आते हैं। हमने इसका टाइम फजर के बाद इसलिए रखा हुआ है ताकि लोग सुबह उठें और फजर की नमाज अदा करें और फिर पार्क का रुख करें, और एक सुबह अर्ली जो है उनकी मॉर्निंग का स्टार्ट हो, तो जिसमें फिर उनकी हेल्दी जो है वो पूरा डे गुजरेगा। तो इसमें लोग जो रुझान बढ़ने की बड़ी वजह है वो ये है कि जहनी सुकून, और आज हर इंसान का जहनी सुकून हो चुका है, जहनी सुकून नहीं है। तो जहनी सुकून के लिए एक बेहतरीन ये एक टेक्निक है योगा, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको वर्जिश करनी है, आपने वर्जिश तो करनी है, लोगों के पास वर्जिश का वक्त वैसे कम ही है, लेकिन अगर वक्त निकल भी आए तो वो वर्जिश यूँ करते हैं कि अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट करते हैं, मेंटली तो पहले एग्जॉस्ट होते हैं। तो डाइट के हवाले से थोड़ा सा हम गाइड करते हैं, कुछ योगा के कुछ टेक्निक्स हैं, जो ब्रीदिंग्स हैं, कुछ मुद्राज हैं, कुछ आसन हैं। वो करने के बाद फिर ये होता है कि कम से कम जो आपने आधा घंटा या 45 मिनट हमें दिए हैं पार्क के अंदर,
तो वो आप अपने साथ गुजारते हैं, वो वक्त आपका आपके साथ गुजरता है। हम इसको यूं कहते हैं कि जब आप कोई भी वर्जिश करें तो आप खोए हुए ना हों, आप मेंटली प्रेजेंट हों और अवेयर हो कि अपनी मूवमेंट्स को करें। तो फिर आपके अंदर जो जंक फाइलें, जो आपकी हिडन फाइलें दिमाग के अंदर चल रही हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो हिडन फाइलें बंद होती हैं तो आप रिलैक्स जो है वो अपनी बॉडी को फील करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान के दिमाग स्ट्रेस होगा वो कभी फिजिकली रिलैक्स नहीं हो सकता। दिमागी स्ट्रेस जो है ये आपकी पूरी बॉडी को तोड़ देता बिल्कुल है। अगर जिस्म को आपने मजबूत करना है, जिस्म को आपने अच्छा, बेस्ट टाइम योगा का कोई बेस्ट टाइम भी हम तस्वुर कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं फजर के बाद, तो सिर्फ मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम है या कोई भी वक्त हो सकता है? ब्रदर, इसमें सबसे अच्छा टाइम वो है जो आपके पास इजी अवेलेबल हो, जब आप पुरसुकून हो, आपको कोई काम की जल्दी ना हो। लाजमी नहीं कि आप फजर के बाद ही करें, हर वो वक्त अच्छा है इसके लिए, योगा के लिए, जब आपके पास फ्री वक्त है, जब आप बिल्कुल, जब आप मेंटली खुद को रिलैक्स फील कर रहे हो, किसी भी वक्त घर में अकेले हो या फिर आपको कुछ अपने साथ गुजारने के लिए वक्त मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट टाइम आप योगा कर सकते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसी तरह काम करते रहें। और ये बड़ा अच्छा कॉज है, जाहिर है किसी को ज़हनी सुकून, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब हम एक ब्रेक लेना है मुदस्सिर? जी बिल्कुल, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद मेहमान और मज़ीद मौज़ूआत होंगे, साथ रहिएगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम कुछ बात कर लेंगे सर्द मौसम की। पूरे मुल्क में मौसम ठंडा ठार है और अपने जोबन पर सर्दी दिखाई दे रही है। सिवाय कराची के मुल्क के तकरीबन तमाम अजला और शहरों में शदीद सर्दी भी है और धुंध भी छाई है। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ी, मगर दर्जा हरारत ताहाल सिंगल डिजिट तक नहीं आ सका है। महकमा मौसमियात की अपडेट के मुताबिक आज पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहेगा, मगर शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और अब बात करते हैं हम मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत की। तो आज सबसे पहले बात होगी कराची के दर्जा हरारत की। तो कराची की दर्जा हरारत के हवाले से हम आपको बताएं तो कराची में 18 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम और मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होगा। पार्शली क्लाउडी है और कराची के बाद अब सफ़र होगा बलूचिस्तान कोयटा की जानिब, तो वहाँ पर मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्लाउडी वेदर है। इसलिए थोड़ी बहुत जो सर्दी कराची में आ रही है वो कोयटा की सर्द हवाओं की वजह से है। वहाँ से अब चलेंगे जनूबी पंजाब मुल्तान में, तो मुल्तान का 8 दर्जा हरारत मिनिमम होगा और 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाएगा। जनूबी पंजाब से अब सफ़र होगा जिंदा दिलाने शहर लाहौर, और लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम और मैक्सिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और क्लाउडी वेदर है लाहौर में भी। लाहौर के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करेंगे तो इस्लामाबाद में 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 16 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होगा। तो आज कदरे कम सर्दी समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में भी है, वरना वहाँ 3 और 11 का फिगर पिछले चंद दिनों में हमने देखा था। और उसके बाद पेशावर की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहर में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है पूरे मुल्क के दर्जा हरारत की सूरत हाल, यानी कि सर्दी अभी बाकी है। लेकिन असल बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में जनवरी का मिड आने के बावजूद अभी उस तरह से बर्फ़बारी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अगले आने वाले वक्त में मौसम की जो तब्दीली है उसमें चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, यानी बर्फ़बारी अब मज़ीद लेट होने जा रही है। तो ये है मौसम का अहवाल। तो मौसम के जो असरात हैं वो कैसे आजकल लोगों पर हो रहे हैं और इनसे कैसे बचना है, ये जानेंगे अब हम सैरिश ज़ुहैब से। जी सैरिश। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम का हाल अहवाल हमें दिया है। और वाकई इस ठंडे मौसम के असरात तो नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों में नज़ला, खांसी और दीगर बीमारियां सर उठा लेती हैं, बच्चों की नोज़ी बह रही होती है, खाना छोड़ देते हैं। अगर बड़ों की बात की जाए तो वो भी फ्लू की वजह से, खांसी की वजह से रात में सही से सो नहीं पाते हैं, नाक बंद हो जाती है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें दवाएं ना खानी पड़े, और हम लोग ना सिर्फ कहवों से या फिर हर्बल जो चीज़ें होती हैं या होममेड रेमेडीज़ होती हैं उनसे खुद को ठीक कर लें। तो इस वक्त हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं, हुमैरा नाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा हुमैरा, ये जो मैंने सारे प्रॉब्लम्स अभी बताए हैं, जुकाम, खांसी, नज़ला, चेस्ट कंजेशन, बुखार, ये आम हो जाता है और बच्चे तो बहुत सफ़र करते और हैं। मैंने अभी शुरू में मैंने ऑफ ईयर भी बताया कि मैं विक्टिम रह चुकी हूँ इस वक्त। तो इससे ज़्यादा बेहतर बता सकूंगी कि ये इस वक्त वायरल बहुत बुरा फैला हुआ है। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें बीमारियों से पहले इलाज भेजा हुआ होता है, लेकिन हम उसे इनटेक ही नहीं करते। एक बहुत अच्छा सा फ्रूट आता है जिसे मिठा कहते हैं, जो हमारा मौसम शुरू होने से पहले विटामिन सी सबसे बेहतरीन उसके अंदर होता है और वो हमारी ये वाली बीमारियों से लड़ने के लिए होता है। अच्छा, तो वो हम खाते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। शायद मेरे बोलने के बाद वो महंगा हो जाए तो लेकिन वो उसमें ये होता है कि जब आप अब तो उसका सीजन से मौसम भी तकरीबन खत्म अब तो खत्म हो गया है, अब तो कीनू और ये वाली चीज़ें आ गई ना। लेकिन अगर हम वो खाते हैं ना तो उससे आपका बुखार नहीं होता, आप इम्यूनिटी बूस्टर है वो सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि जब आपका इम्यून अच्छा होगा ना तो आप बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। सही। तो आपका इम्यून अच्छा होता है, आपके नज़ला, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ों से वो बचाता है। फिर अगर हो जाता है तो अब क्या किया जाए, जिसको जो मैंने बताया कि मैंने अपने ऊपर मेरे साथ हो गया था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स और वो दवाइयाँ वो सब आपकी इम्यूनिटी नीचे ले आते हैं। तो कोशिश ये करें कि हमें इस सीज़न में गुड़ का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन रखना चाहिए। अच्छा। ये जो गुड़ पापड़ी, गुड़ पत्त, ये बने बनाए मिलते हैं, घर में भी बना सकते हैं हम इसको, और इसके अंदर आपके पास नट्स भी मौजूद होते हैं। नट्स इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इस सीज़न में नट्स को खाते हैं कि हमारी ड्राइनेस को ख़त्म करता है बॉडी की। हम क्योंकि पानी का इंटेक बहुत कम कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन भी ड्राई हो रही होती है, इंटरनल बॉडी भी ड्राई हो रही होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़े बहुत नट्स ले लेने चाहिए। जैसे अभी सबसे सस्ता तो नहीं कहूँगी, मूंगफली भी आजकल बड़ी महंगी हो गई है। हमें 200 रुपया किलो तो है ही नहीं, पाओ 280 अच्छा, मैंने खरीदी नहीं है, मैंने आप तो 20 साल पहले वाली बातें कर रही हैं। नहीं, असल में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वही लेके आते हैं, तो मैंने खरीदी आपको नहीं, रेट्स तो का मुझे पता लगा नहीं शायद हाँ। लेकिन ये है कि कहते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर। हमें देखिए जो भी चीज़ खानी है ना वो एतदाल में रह के खानी है। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी नट्स है वो मुट्ठी में जितना आ जाए ना, आपकी जो बंच है, जो मूंगफली है या बाकी नट्स है ना, एतदाल का मुट्ठी में तो दाढ़ में नहीं तो बैलेंस तो हर चीज में रख कर पड़ा हो आराम से, आप बैठे अखबार या मोबाइल पढ़ा खाते रहें, तो आप 2 घंटे खाएं तो फिर ही जाके नहीं, इतना नहीं है। देखिए जब आप ज्यादती की तरफ आते हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर आपने मूंगफली ज्यादा ले ली तो हम ये कहते हैं ना, मूंगफली खाने के बाद पानी ना पियो, पानी के बाद वो खांसी हो जाएगी, फिर वो वाली चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत हकीकत है, नहीं पानी पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, पानी मेरे ख्याल से कोई ड्रिंक लेना ही नहीं चाहिए। देखिए पानी या ड्रिंक अगर आप कोई चीज़ खाने के बाद लेते हैं तो जो उसकी अपनी खसूसियात है, जब वो अंदर जाके वो जो अपना बाइंडिंग का काम कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डाइजेशन पे चला जाएगा। फ़ौरन पानी पिया आपने तो वो तो उसकी खसूसियात ख़त्म हो गई। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट का वक्फा लीजिए फिर आप पानी पीजिए। हम तो वो कौम है जो हलवा पूरी के साथ लस्सी पी लेते हैं। हम पता नहीं कौन सी कौम है, हम कह नहीं सकते कि हम पता नहीं कौन सी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, कुछ लोग इतना डरते हैं कि मछली के साथ दही नहीं खाते, हाँ कुछ वो लोग डर खीर है, खा लेते हैं शादियों में उसके बाद। हाँ, नहीं वो देखिए मछलियों से भी मैं एक बात बताऊं कि ये जो हम शादी ब्याह में, अभी आपने मछली की बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मेरे अपनी एक कज़न है उसके साथ वो विक्टिम रह चुकी है। वो पता नहीं कौन सी मछली थी कि उसके खाने के बाद उसको फुल बॉडी में एलर्जी हुई है और वो अभी तक एलर्जी डायग्नोज नहीं हो पा रही है कि किस तरह उसको ट्रीट किया जाए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें जो है ना सोच समझ के, हमें जब हम कैटरर के पास भी जाते हैं ना कि शादी ब्याह के लिए, तो उससे पूछें कि वो कौन सी मछली बना रहा है, क्योंकि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। और वो तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब तक उसकी एलर्जी नहीं गई है। तो क्योंकि डॉक्टर्स को डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम क्या है। शादी ब्याह के खानों में थोड़ा सा एहतियात ज्यादा जरूरी है, जो आपने अपने हाथ तो से हमारे यहाँ ये बनाया होता है ना कि आज मिल गया इसके बाद मिलेगा ही नहीं, शादी में गए तो। अच्छा, लेकिन ये चीजें हैं, अगर हम नज़ला, खांसी, जुकाम के एहतियात किस तरह करनी चाहिए, क्या रेमेडीज क्या हैं? देखिए रेमेडीज सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको खांसी हो रही है, जो कि मुझे हुई, और मैंने हनी के अंदर रात को सोते टाइम पे, बिल्कुल जब आप सोने के टाइम पे, उसके बाद आपने कुछ नहीं लेना, आपने हनी में थोड़ा सा कच्ची हल्दी डालनी है, क्योंकि मैं कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल कर रही हूँ। फ्रेश हल्दी आपको, हल्दी से क्या मुराद है? फ्रेश हल्दी आपको सब्जी वाले से मिलेगी, सब्जी वाले से मिलती है। वो आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करके या तो रख लीजिए या उसको ड्राई करके चॉप करके ड्राई करके रख लीजिए। थोड़ी सी पिंच आपने कच्ची हल्दी लेनी है, उसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है और थोड़ा सा नमक, ये चुटकी चुटकी आपने सब डालना है, और 1 चम्मच हनी के अंदर मिक्स करके ये लेके इंटेक करके सो जाएं।
ये आपकी खांसी को सही करेगा। एक तो ये मैं रेमेडी बता रही हूँ, दूसरा ये कि दूध के अंदर इस सर्दी में आपने यही कच्ची हल्दी और हनी ये पका के ये दूध पीना है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं क्यों ये फॉर्मूला ही बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे एक मसाले वाली चीज दूध में डलेगी, मैंने कभी नहीं पी पिया। के देखिएगा, अगर आज आप जाएं तो आप पी के देखिएगा, ये हड्डियों के लिए बेहतरीन है, ये विटामिन डी के लिए बेहतरीन है। अगर कच्ची हल्दी आप इस्तेमाल करेंगी दूध में, बड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा हनी मिला के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो कच्ची हल्दी होती है कि इसको हम घर में ग्राइंड करें तो ये वैसे ही पाउडर बन जाता है, यहाँ पे वो मैंने बनाया हुआ है। बिल्कुल वैसे बन जाता है इसको easily। चॉपर में जैसे छिलका उतार के आप इसको, अदरक की तरह ये होती है, छिलका उतार के आप इसको चॉप कर लें। चॉप करने के बाद आप किसी भी ड्राई जगह पे, धूप में या किसी भी ड्राई जगह पे उसको खुश्क होने दें, 2 दिन 1 दिन, जितने भी दिन में वो ड्राई हो जाती है। उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना के छान के रख लीजिए, आपके पास हल्दी मौजूद है। काफी लंबा काम है लेकिन करना पड़ेगा अगर हमें ऑर्गेनिक चीज देखिए, ऑर्गेनिक करना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितने मैं टोटके भी बताती हूँ या जो भी हम रेमेडीज बता रहे होते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। ये चीज़ नुकसान नहीं दे रही है आपको। तो अपने लिए मैं कहती हूँ ना कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए हमको। अच्छा, हम तो देखें ना, आप इस वक्त तुम्हारा ये यहाँ तक करते हैं कि हम देसी लहसुन इस्तेमाल नहीं करते कि उसको छीलने में मुश्किल होती है। बिल्कुल हम होती है। चाइना का लहसुन इस्तेमाल करते हैं जो मोटा होता है। मिर्चें लगती हैं थोड़ी सी, तो ग्लव्स पहन के आप लहसुन को देखिए, मेहनत वाले काम कोई नहीं करता आजकल। ये हम भी जो यहाँ बताते हैं ना बैठ के, तो सब सिर्फ सुन रहे होते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट बड़ा कम हो रहे होते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी रेमेडीज बताई जाए कि लोगों को लेने में ईजी रहे, कि भाई हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्योंकि अच्छा, यखनी का बच्चों इस्तेमाल बहुत होता है बच्चों ना। के लिए भी यही चीज़ है। बच्चे थोड़ा सा कतरा रहे होते हैं ना इन चीज़ों से, इस किस्म के टेस्ट के उनको खिलाना पिलाना खासा मुश्किल होता है, बच्चों के लिए, स्पेशली हाँ। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर क्या है? देखिए, हनी ही सबसे बेस्ट चीज़ है जो हम ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए जैसे अभी मैंने कहा, टॉफ़ी वगैरह देने से बेहतर ये नहीं है कि जब हम ये जो गुड़ पापड़ी बना रहे होते हैं घर में, उसमें नट्स डाल के बहुत अच्छे से, तो टॉफ़ी की शक्ल ही इख्तियार हो जाती है ना ये। तो हम बच्चों को ये दे सकते हैं गुड़ की शक्ल में। गुड़ आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितने भी आपके ये दूध जो हम गले में कहते हैं आके हमारे डस्ट की तरह बैठ रहे होते हैं, वो आपको ख़त्म करता चला जाता है। आपके गले को समझ में एंटीऑक्सीडेंट का देसी शक्कर भी होती है ना, हाँ, वो गुड़ की होती है, वही गुड़ की फॉर्म है। अच्छा, अभी मैं जैसे कि लेसन की बात करी थी, वो मैंने इसलिए भी की है कि हम देखते हैं कि इस सीजन में इन्हीं सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लोग यखनी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो यखनी में लहसुन डलता है, अब पता नहीं उसकी अफादियत उतनी रहती है या नहीं रहती। आपको मैं लहसुन का बताऊं कि इस सीजन में ग्रीन लहसुन आता है जो कि हम इनटेक करते ही नहीं है। जैसे ग्रीन ऑनियन होता है, इसी तरह ग्रीन लहसुन भी होता है। उसको आप बारीक बारीक चॉप कीजिए, जैसे ग्रीन ऑनियन को करते हैं, इसी तरह लहसुन को बारीक चॉप करें। और अंडे, खैर अभी बहुत महंगे हो गए, मैं अंडों का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें देसी घी डालिए, ऑमलेट बनाइए और बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए। ये जितना सर्दियों सारी में आइटम है, देसी लहसुन, देसी घी, शहद, कोई सस्ता बताए ना। नहीं, लहसुन इतना महंगा नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत महंगे आप देखें। चलें, आप मक्खन ले लीजिए। देखें, उससे तो बेहतर है कि जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं, इतनी एंटीबायोटिक, जब अपना ट्रीटमेंट लेने जा रहे होते हैं, जब उससे आप सस्ता है, उससे सस्ता है। डॉक्टर की फीस 3,000 रुपए, जी बिल्कुल, उससे सस्ता है। 1 किलो घी आ जाएगा उसमें, देसी घी। तो इस खाने से आपकी जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम है ना, ये रिजॉल्व हो जाएगी। देसी घी के लिए तो बेहतर ये है कि खुदा का वास्ता है, ये उनसे जान छुड़ाएं। खालिश जो देसी घी असली होता है, अगर आप उसको अच्छे से बॉईल करके आप फ्रिज में रखते हैं, इतनी अच्छी बलाई आती है, उसको जलाएंगे, इतना बेहतरीन देसी घी निकलता है। मैं तो वो यूज करती हूँ। बिल्कुल यही करना चाहिए। देखिए, देसी, वही बात है ना, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारे बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे कि ये इस तरह आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। वो सीखेंगे, बच्चे सीखते हैं इन चीज़ों से। असल में ये एक चीज़ पूरे कैंपेन आज से 20-25 साल पहले रही कि घी अवॉइड करना चाहिए, ऑयल की तरफ आएँ। ये पूरी एक कैंपेन चलती रही 20-25 साल पहले, तो लोग देसी घी से भी दूर हो गए और ऑयल ऑयल ऑयल, और अब जाके 20-25 साल के बाद मालूम हुआ कि ऑयल जो है वो नुकसानदेह है, कि मस्टर्ड ऑयल ही सिर्फ है कि वो जो बेहतर है, या ऑलिव ऑयल तो वो है जो वर्जिन ऑयल है। लेकिन कभी कभी ना अपनी सेंस भी थोड़ी सी यूज़ करनी चाहिए। हम रिसर्चेस की तरफ ज़रूर जाएं। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने एक शो किया था, जब मैं किसी दूसरे चैनल पे होती थी, लेकिन वो मैंने किसी रिसर्च से नहीं, मैंने चिकन के ऊपर प्रोग्राम किया था कि अब चिकन खाना छोड़ दें। आज हर बंदा रिसर्च से साबित कर चुका है कि चिकन के नुकसानात क्या क्या हैं। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस, क्योंकि चिकन इसलिए नुकसानदेह है कि हम खाते ही इतने, पहले ओकेजनली खाते थे,
अब हमारे पास दिन में 2-2 3-3 बार हम चिकन का यूज कर रहे हैं हर तो चीज चिकन। उसका कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। कंजप्शन कैसे बढ़ेगा? आर्टिफिशियल फीड अच्छा, से वैसे जब हम छोटे थे तब ब्रायलर मुर्गी अभी नहीं उस तरह से आई थी, तो मैं सोच रही थी एकदम कंजप्शन नहीं, बढ़ ब्रायलर गया। मुर्गी तो काफी देर की आई है, तो इसका मतलब है कि आपको 50 साल पहले की है। नहीं, मैं क्या तो नहीं मतलब खाती थी बात बचपन में है? ब्रायलर मुर्गी। नहीं, अब कंजप्शन शायद ज्यादा मुझे हो लगा गया ना, बाद में देखिए। आई है, हम तो नहीं खाते थे इतनी ब्रायलर मुर्गी। हम लोग तो कोशिश करते थे कि फिश या मटन से ही भले थोड़ा खा लो, उसी से गुजारा हो। अब भी यही होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, लेकिन आबादी बढ़ गई है, उसके लिए फीड दूसरी दी जा रही है। वो फीड जो दी जा रही है वो नुकसानदेह है, जो चिकन के थ्रू हमारे बॉडी में जा रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें और हर चीज़ खाएं। हमने ये चीज़ें जो छोड़ दी है ना कि अब जैसे इस सीज़न में हमारे पास जितने फ्रूट्स आए हुए हैं विटामिन सी से रिलेटेड, वो हमने इनटेक करने ही करने, क्योंकि अगर हम देखेंगे, और पहली बात सर्दियों की अभी जिक्र हो रहा था, हम गर्म पानी से चेहरे को ना धोएं, हम बहुत ज़्यादा खौलते हुए पानी सर पे ना लगाएं, इससे डैंड्रफ होती है, ड्राइनेस होती है। फिर हम बहुत तरह तरह के लोशंस लगा रहे होते हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन लोशन इस वक्त एलोवेरा जेल है। आपके पास घर में बेहतरीन सस्ता तरीन पौधा जो आप घर में लगा लें, उसमें आप देखिए कि एलोवेरा के फ़वाइद कितने हैं। कैसे करना है बताएं। सिर्फ जेल निकालें, उसके अंदर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें थोड़ा सा, वो आप मिक्स करके सिर्फ ये जेल आप मिक्स करके बना के लगा लें, और चाहें तो इसके अंदर अलसी का जेल भी बना के मिक्स कर सकते हैं। यानी अलसी को तो सिर्फ ये पानी किसी में भी बॉईल वक्त कर लगाए, लें, जैसे कि चिपचिपाहट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये जब सूख जाता है तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा सॉफ्ट हो गई स्किन, कुछ भी चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी। ये सर के खुश्की के लिए भी बेहतरीन है और आपके स्किन के लिए भी चलें, बेहतरीन इन है। सारी बातों में ये तो पता लग गया कि मुदस्सिर 50 साल पुराने के बचपन में मुर्गी आती थी। मुझे याद है, मैं तो कह रहा हूँ ब्रायलर बचपन में था, आपके ब्रायलर तो अभी भी है। मैंने ब्रायलर खरीदा नहीं ना बचपन में, तो मुझे कैसे पता चला होगा। मैं ये हैरान हूँ। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बचपन में नहीं था, मैंने इसका नहीं मतलब खाया आप उस बहुत तरीके से। पुरानी है। नहीं, तो ब्रायलर से भी पहले है। बचपन में मैं अभी कल एक वीडियो देख रही थी 1998 की, और वो कराची जो दिखाया जा रहा था वो बहुत अच्छा था उस वक्त। लेकिन अब जाहिर है आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, जिस हिसाब से आप देखिए कि गाड़ियों में, तो हमेशा कहती हूँ गाड़ियों के जो रबर जो है, वो टायर जो होता है ना, वो जो रोड से टकराता है जब रोल हो रहा होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी बॉडी पे आके बहुत लगते हैं, ज्यादा नुकसान वो नुकसान करते हैं। वो सांस में जाते हैं, वो सर पे जाते हैं, वो हमारे स्किन तो पे सांस जाते के हैं। थ्रू पता नहीं क्या क्या जा रहा है। जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी धूल मट्टी जो कि हम इनहेल कर रहे हैं। मतलब मैंने तो ये नोटिस किया है कि अगर आप धूप तेज हो ना और आप गाड़ी के जो विंडो है वो रोल अप भी किए हो, तो आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, वो हम इनहेल कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक पी रहे हैं। उसके लिए बेहतरीन है घरों में आप जो है ना, आप धूनी देना शुरू करें, धूनी घर में दिया करें आप, ताकि उससे आपके ये जर्म्स खत्म होते हैं। धूनी किसकी देनी है? हरमल की धूनी दे सकते हैं आप अजवाइन जला सकते हैं कोयले के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलौंजी जला सकते हैं आप। ये सब इसकी धूनी देंगे तो आप देखिए कि आपके जर्म्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे घर के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, घरों में भी जर्म्स होते हैं तो वो इस तरह खत्म होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जर्म्स जो हैं वो इस तरह ख़त्म करने होंगे। उसके अलावा ना हमें मास्क भी पहनना चाहिए, भले कोरोना हो ना हो, क्योंकि जितना डस्ट है तो अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है। बिल्कुल, ये अच्छा हम इस पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी जानिब एक बड़ी खबर भी है, वो है IT के हवाले से। और टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान की बरामदात में नाजरीन 13% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। निगरान वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक गुज़श्ता चंद माह में निगरान हुकूमत के कई अहम इक़दाम के नतीजे में हमें IT सेक्टर का फ़ायदा काफ़ी हुआ। अलबत्ता इस सेक्टर में मज़ीद ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करने के लिए पॉलिसियों का तसलसल भी मौजूद है। इफ्तिखार अहमद शेख साहब प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी की जानिब तो चीज़ें हैं, बहुत से मामलात बेहतर होना है, लेकिन IT का एक ऐसा शोबा है जिसमें अब रुझान भी बढ़ रहा है इन्वेस्टर्स का भी। तो समझते हैं कि ये जो कुछ आ रही है IT सेक्टर के अंदर बेहतरी, इससे पाकिस्तान के रेमिटेंस में, पाकिस्तान के रिजर्व्स में बेहतरी हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बेशक IT एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, क्योंकि SIFC में भी IT का शोबा मौजूद है, लिहाजा हमें भी इसके अंदर, हम ये समझते हैं कि अगर IT के काम में गवर्नमेंट मदद करे और जो जिस तरह के इनाकात किए गए हैं इसके अंदर उसके अंदर मैं समझता हूँ कि IT एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त IT दुनिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर गिना जा रहा है। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइएगा, आगे इलेक्शन आपको पता है कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमने इलेक्शन से भी देखा एक पल्स है आवाम की, बड़ी चीज़ें लोगों ने जोड़ी हुई इलेक्शन के साथ
कि मईशत बेहतर होगी, कारोबार चलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? आप लोग कितने पुरुमीद हैं? देखिए, इलेक्शन, यकीनन इलेक्शन के बाद से सूरत हाल एक ऐसी वाज़ेह हो जाएगी कि एक मुंतखब गवर्नमेंट आएगी और बहुत सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनेंगी, तो उम्मीद की जाती है कि उस वक्त, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कारोबार की, वो इंडस्ट्री की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। कारोबार चूंकि गैस की प्राइसेस की वजह से, बिजली की प्राइसेस की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद के दहाने पर हैं और काफ़ी SMEs जो है वो बंद हो चुकी हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, इंडस्ट्री को अगर चलाना है, ज़र मुआवजा कमाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ज़रूरी है कि हमारी ये जो गैस की प्राइसेस और जो जिस तरह बढ़ाई गई है पिछले 4-6 महीने में, और बिजली की प्राइसेस जो हैं इंडस्ट्री के लिए, वो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है ना वो बंद की तरफ जाएगी, इंडस्ट्री आगे चलेगी नहीं। सही। तो शेख साहब, ये जो गैस की एनर्जी की तमाम प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसके वापस आने के चांसेस तो ना होने के बराबर हैं, तो फिर किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे सेटल डाउन होगा? ख़ासतौर पर जो एक्सपोर्ट का पाकिस्तान का शोबा है वो तो फिर खासा मुतासिर होगा। जी हाँ, खासा मुतासिर हो रहा है, होगा भी। देखिए, बात ये है कि IMF ये नहीं कहती कि आप गैस की प्राइस बढ़ा दें या बिजली की प्राइस बढ़ा दें। वो ये कहती है कि जी आप प्राइसेस को नॉर्मल रखें, और जहाँ चोरी है प्राइस की और जहाँ सर्कुलर डेप्थ है वो बढ़ता इस वजह से है कि हम जो गैस जो है वो एक फर्टिलाइजर सेक्टर्स है और घरों में देते हैं, और जो चोरी हो रही है उसको रोकने के बजाय सारा मलबा जो है वो इंडस्ट्री पे डाल देते हैं। जब आप सारा मलबा इंडस्ट्री पे डालेंगे तो वो प्राइस जो दुनिया में आसपास हमारे रीजन में जो इंडस्ट्री में गैस की प्राइस है उससे हम आगे चले जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो ओगरा ने पिछले दिनों पर एक प्राइस फिक्स की थी 1350 रुपए, और उस प्राइस के अंदर तमाम प्रॉफिटेबल एक्सपेंसेस भी शामिल थे, लेकिन उसके अंदर सर्कुलर डेथ शामिल नहीं था। फिर उन्होंने उसके अंदर तमाम ICC ने डालकर और 2500 से 2300 से 2500 के दरमियान ले आए। अब मुझे बताएं, 1350 रुपए ओगरा कहती है जी फेयर प्राइस, और हम सारे चोरी अपनी डालकर उसके अंदर डाल दें और इंडस्ट्री को 2500-2300 पे डालें, तो ये नामुनासिब सी बात है। उससे हम ये नहीं कहते, हम कहते 1350 रुपए अगर प्रॉफिट के साथ है तो हमें 1350 में दे दें। हम IMF भी यही कहता है कि जो सही प्राइस है वो लगाए, सब्सिडी ना दे, और इंडस्ट्री में ना कभी सब्सिडी दी है बल्कि दूसरों का मलबा जो है ना इंडस्ट्री के ये उस पर डाला गया। तो शेख साहब, ये इंटरम सेटअप के आने के बाद चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं? क्या इन्होंने भी इस तरफ फोकस किया है या फिर ये अदम तवज्जोही का ही शिकार रही है मार्केट? देखिए, इन्होंने फोकस तो किया, कोशिश तो कर रहे हैं। ये जो इंटरम गवर्नमेंट है ये एक्सपोर्ट बढ़े, और 15-16% एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर बेहतरी भी आई थी, लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए लोकल मार्केट भी होती है। ये हम सारी एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री सारी एक्सपोर्ट नहीं करती। लोकल 25 करोड़ आवाम की भी जरूरियात को पूरी करती है, इंडस्ट्री चलती है, उसके साथ साथ बहुत से अवामिल है, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करते हैं, जनरेशन आती है एम्प्लॉयमेंट की, और उसके साथ साथ ये सारे सामान करने के बावजूद ये वाला सेक्टर है गैस का, ये इंटरम गवर्नमेंट ने ये इन्होंने ही इसको ICC ने बढ़ाया है पिछले 3-4 महीने में, और हमने इसके लिए काफी बात भी की है, एहतजाज भी किया है कि जो नॉर्मल प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस है, उस प्राइस पर गैस हमें दी जाए ताकि इंडस्ट्री चल सके। बिल्कुल, और प्राइस अगर कंपैरेटिव नहीं होंगे रीजन के हवाले से तो फिर पाकिस्तान आगे वो बढ़ भी नहीं सकता है अपनी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शेख साहब हमारे साथ मौजूद के CC आए, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में ये जो मौसम की तब्दीली है ना, इसके असरात है। अब आजकल एक चीज़ हम ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो ख़ासतौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, वहाँ जो आप कह रहे थे कि गर्म पानी से ना करें, तो गर्म पानी भी वहाँ ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने कहा बहुत खोलते हुए पानी, सिर्फ सर ना धोएं। अच्छा, लेकिन ये है कि वो खुश्की बार बार होती है, बार बार धोते हैं हाथ, तब कम अज़ कम कोई 8-10 बार तो हाथ धुल जाते हैं, 5 बार वज़ू के चक्कर में भी चेहरा धुल जाता है, तो खुश्की बहुत रहती है। तो बार बार चीज़ें ये लगाएं, क्या करें? बार बार चीज़ें ना लगाएं। आप जब शावर लेते हैं तो उसके बाद एक बकेट में थोड़ा सा आप जो है कोकोनट ऑयल होता है वो 1/2 टीस्पून बल्कि 1/4 टीस्पून उस पानी में मिक्स कर लीजिए। वो पूरा बॉडी पे अगर डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल ड्राइनेस की बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई है, बहुत ही इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच उमैरा फॉर योर टाइम। आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। अभी हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल
आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम चलेंगे जनाब कुछ खाने पीने का क्या सामान करना है सहरिश ज़ुहैब की जानिब। जी सहरिश। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आज हम लोगों का फोकस इस बात पे है कि हम लोगों ने जनाब कम बजट में अच्छा क्या बनाना है। और आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चटपटे खाने पसंद करते हैं, सॉसेस जितनी हो हमें उतना मज़ा आता है। और आगे माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है तो हमने उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी है। इस वक्त मेरे साथ शेफ़ सामिया आसिम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लग रहा है सामिया के साथ माशाल्लाह से पूरा वो जो कहते हैं ना विंटर्स इनका आउटफिट जिसमें ये अच्छी लग रही हैं। और आज हमें क्या सिखाने वाली हैं, क्या लेकर आई हैं, इन्हीं से जानते हैं। सामिया बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक अरेबियन डिश, मिडल ईस्ट में बनती है, बहुत फेमस है वहाँ पे, बल्कि अब तो काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में भी बनना शुरू हो गया है। दिस इज़ हुमस। ओके। तो बहुत ही सिंपल सी डिश है, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। यस, बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू मेक, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। नंबर 1, बनता बहुत जल्दी है। आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर आपको बहुत काफ़ी देर तक इनफैक्ट फुल रखता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है इसके अंदर, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्योंकि चिकपीज़ हैं, यानी कि जो सफ़ेद रंग के चने होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम तक फुल रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और वेरी ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स बताएं इसमें क्या क्या है। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा चिकपीज़ है। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, यानी कि जैतून का तेल, जो हमें पता है कि उसके कितने फ़वाइद होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उस फिर हम लोग डालते हैं बर्फ़, हम लोग डाल देते हैं बर्फ़ एंड ठंडा पानी थोड़ा सा टेक्सचर के लिए, लेमन जूस डलता है और नमक फॉर फ्लेवरिंग। दैट्स इट। नहीं, इसके बाद फिर एक इंग्रेडिएंट और है जो बड़ी यूनिक है और उसका नाम है तहीना। तो तहीना जो है वो बेसिकली तिल के पेस्ट को कहते हैं और उसको हम अंदर डालते हैं ताकि वो इसमें कितनी क्वांटिटी में डलता है सब कुछ? अगर आपके पास 200 ग्राम, यानी कि अगर एक कैन भी फॉर एग्जांपल चिकपीस के होते हैं, तो एक बड़ा चम्मच जो है वो तहीने का डलता है, एक छोटा चम्मच नमक का, एक बड़ा चम्मच लेमन जूस का, और उसके बाद फिर बर्फ़ जो है वो डिपेंड करता है आपके कितने टेक्सचर के हिसाब से है, लेकिन वैसे अगर आपके पास एक नॉर्मल साइज़ की आइस क्यूब है तो वो 3 से 4 में डलती हैं। आइस क्यूब्स डाल लिए तो फिर पानी क्यों डालते हैं? पानी बेसिकली उसको स्मूदर ब्लेंड करने के लिए होता है और आइस क्यूब जो है वो उसको टेक्सचर देती है। अच्छा, लेकिन आप उसको ज़्यादा बर्फ़ भी डालें तो भी काम आपका चल जाएगा। तो इस सॉस को हम कौन कौन से डिशेस के साथ मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊँ, यू कैन हैव इट जस्ट लाइक दैट। आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, अगर आप कोई बारबेक्यू आइटम बनाएं साथ में, जैसे कि सीख कबाब हो गए, कोई भी किस्म की बोटी हो गई, चाहे वो चिकन या बीफ हो, तो यू कैन हैव दिस। उसके साथ साथ इसको सैलड्स के साथ भी लिया जा सकता है, क्योंकि एपेटाइज़र में भी आता है। ख़ास तौर से पाकिस्तानी जो है उसको हम लोग सैलड्स में या एपेटाइज़र के टाइम पे ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स अ फुल फ्लेज्ड मेन कोर्स एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी सामिया कि आप मुझे ये बताइएगा कि वो ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, और ये हर घर का प्रॉब्लम, हमने पहले भी शो के शुरू में बात की कि आज पकाना क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मेरा ख्याल है घर में हर कोई दूसरे से पूछता है, बताओ फिर क्या बना लें, बताओ फिर क्या बना लें। तो कम बजट में अगर हमें कुछ अच्छा बनाना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। नंबर 1, एक तो हमारा हुमस भी है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं, मुनासिब आपकी इस चीज़ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है और बनता भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। दिस इज़ ओनली 200 ग्राम्स और आराम से इसमें से 2 लोग 3 लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ऑलिव ऑयल मेरी कोशिश है गिरे ना। हाँ ये देखिए, ये हुमस है, और ये अगर आप दुबई साइड पे जाएंगे तो आपको बहुत मिलेगा, हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। ऐसा ही है। और जो लोग वहाँ से आते हैं वो आके इसकी तारीफ़ किए बगैर रहते नहीं है। तभी यहाँ पर जितने शेफ़ मौजूद हैं उन्होंने कहा पहले इस रेसिपी को तो चेक करें ना, ये है क्या। एनी हाउ, अच्छा, आप मुझे कम बजट में कुछ सस्ता बनाने का मशवरा देती हैं हुमस के अलावा? क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग प्रोटीन के साथ सैलड्स भी बनाएं तो भी एक बहुत फुलफिलिंग मील है, सेहत के वाइज भी बहुत हेल्दी है, और इसके अंदर आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए, ग्रीन्स भी आ गए, वो सब शामिल होते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग बजट के अंदर हैं, आजकल महंगाई कुछ ज़्यादा ही जा रही है एंड इट्स हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसका एक हम लोग कर सकते हैं कि चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना सीख लें। ऐसे फॉर एग्जांपल टमाटर कभी कभार कुछ टाइम्स आते हैं जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आप टमाटर को कुछ रेसिपीज़ में दही के साथ रिप्लेस कर दें,
दही अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना टमाटर होता है। सही कह रही हैं। तो आप दही को इस्तेमाल करना है, फिर इसी तरह के छोटे मोटे जो आपके इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस करना होता है वो कर लें, या फिर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज़ हैं, आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कभी कभार लेकर, जब उनकी प्राइसेस थोड़ी कम अच्छा, हो। मुझे ये लगता है कि टोमेटोज को फ्रीज किया जाए तो उनका सारा पानी निकल जाता है। बिल्कुल निकलता है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा प्योरे बनाकर करें, बिल्कुल साबुत ना रख दें फ्रीज़र में, उसका प्योरे बनाकर या उसका टोमेटो पेस्ट बनाकर उसको अगर आप स्टोर करें तो फिर वो लंबे अरसे तक आपके पास चल सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जो लोग पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, वो तो सैलेड्स पे गुजारा नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। उसके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप मतलब कोई ऐसी डिश आप बता सकती हैं जो कि आज मशवरा दिया जाए कि भाई आप ये बना लो, सब 6-7 लोग तो आराम से मिलके खा सकते हो, वो क्या हो सकती है? बहुत सारी हमारे पास वेजिटेबल डिशेस जो हैं, हमारी वेजिटेरियन डिशेस जो हैं देसी क्यूजीन में, हमारे पाकिस्तानी क्यूजीन में, वो आराम से बहुत सारे लोग खा सकते हैं। उसके अंदर आपकी तमाम जैसे मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, मूली के साथ है, मेथी आई हुई है, ये सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि बड़ी मज़े की होती हैं और सीज़न की सब्जियां हैं। तो अगर इनको वैसे कहते हैं कि सब्जी फल हमेशा जो मौसम का होता है वो खाना चाहिए, वो फायदेमंद होता है। तो आप बिल्कुल ये बनाइए। कुछ लोग तो वो भुजिया बनाते हैं सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके, वो बहुत मज़े की बनती है। तो ये मेरा मशवरा आपको। लेकिन अदरक आपने उसमें ना जिंजर वो ढेर सारा डालना है, क्योंकि ना उसको डाइजेस्ट करने में सब सब्जियों को, क्योंकि सबकी अपनी जायका भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल अच्छा आता है। अच्छा, मुझे सामने ये बताएगा कि ये तो एक हुमस हो गया, इसके अलावा कोई सॉस जो कि हम घर में नॉर्मली अगर हम अपने सैलेड के साथ सर्व करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है? एक विनेग्रेट आता है बेसिकली जो आप बनाते हैं, जो ऑलिव ऑयल और विनेगर का मिक्सचर होता है, साथ में थोड़ी सी सीजनिंग्स भी डलती हैं, तो वो आपके बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बिलीव इट और नॉट, हालांकि सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, एक ऑलिव ऑयल और एक विनेगर, सिरका, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। एप्पल साइडर विनेगर और नॉर्मल विनेगर, डिपेंड्स आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, वैसे दोनों ही डल सकते हैं एक साथ। अच्छा, नहीं, मुझे मतलब आप अलग अलग डाल विनेगर होता है उसमें स्मेल नहीं होती है, जो एप्पल साइडर होता है उसमें उसकी खास हल्की सी खुशबू एक सेंट होती है, वो फिर किसी भी चीज़ में डालो ना तो वो डोमिनेट कर जाती है, पता लगता है कि वो डला हुआ है। तो इसलिए ना समटाइम सूप में तो बिल्कुल नहीं चलता वो, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल आपको पता है सूप्स बहुत बन रहे हैं, सूप्स पिए जा रहे हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं और सर्दी का तोड़ भी है। तो सूप अगर हमने बनाना हो तो मुझे बताइएगा उसका क्या आसान तरीका हो सकता है? सूप्स बनाना तो बहुत ही आसान चीज़ है, जिनको नहीं आता उनको बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बेस बनाना होता है। हम लोग जो है विंटर्स के टाइम पे यखनी बहुत कंज्यूम करते हैं, तो यखनी का बेस लेकर ही उसके अंदर हम थोड़ी सी सीजनिंग्स और डाल लें, थोड़ी सी सब्जियां डाल लें, चिकन डाल लें, तो फिर उसके साथ फिर उसको आपने सिर्फ थिकन करना होता है कॉर्नफ्लावर स्लरी के साथ। तो वो भी अगर आप कर लें तो फिर आपका एक बहुत ही बेहतरीन सूप बनता है। बल्कि कुछ सूप ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं, जिस तरह थाई सूप होता है वो सिट्रसी बहुत होता है, लेकिन अंदर उसके अंदर ना ही चिकन होती है ना ही वेजिटेबल्स होती हैं, बल्कि आप थोड़ा सा फ्राइड राइस डाल सकते हैं अंदर, एक अच्छे से किक देने के लिए उसके अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा सामिया, आप कुछ ड्रिंक्स की तरफ आते हैं। हम लोगों को ना सर्दियों में ना प्यास नहीं लगती, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हम लोगों को प्यास नहीं लगती, पानी हम कम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमें एक्नी हो जाती है, हमें ड्राइनेस फील होती है। तो ऐसा कोई ड्रिंक है जो कि जिससे प्यास लगे? जिससे प्यास लगे? हाँ। ये अच्छा सवाल है। हम लोग ज़्यादातर वैसे खाना खाते हैं ताकि प्यास लगे, जैसे कि हम लोग कभी कभार फिश कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें गर्मी हल्की सी लगती है, तो हमें कुछ कूल ऑफ करने के लिए चाहिए होता है। चाइनीज़ खाने के बाद आपको प्यास काफ़ी लगती है। यानी कि ड्रिंक ऐसा कोई नहीं है, आपको खाना ही खाना पड़ेगा तो प्यास लगेगी। मिर्ची कंज्यूम करेंगे तो फिर आपको प्यास लगेगी। लेकिन ये कि आजकल ऑरेंज जूस जो है, वो ऑरेंजेस मौजूद हैं, वो बहुत टेस्टी होता है। और अगर आपको नोजिया फील हो रहा है या फिर आपको जल्दी से कुछ चाहिए तो ऑरेंज जूस सबसे बेस्ट है। अच्छा, वैसे इसको भी हम कुछ ऑल्टरनेट इसमें कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस के साथ साथ आजकल पोमेग्रेनेट सीजन में है, तो अनार के साथ आप कंबाइन कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। आप डिफरेंट वेजिटेबल्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट कर दिया आपने, साथ में एप्पल्स का जूस मिला दिया, तो एप्पल, बीटरूट और कैरेट्स जो होता है इनका भी बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत मज़े का ना एक आयरन का ना, जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी किस्म का एक ग्लास अगर आपने पीना है कि जिससे खून बने आपका, तो बहुत अच्छा ये जूस होगा। और अक्सर लोग सर्दियों में स्पेशली गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ हम लोगों ने बात की है सॉसेस की, वहीं मैं चाहूँगी कुछ डेजर्ट की बात भी हो जाए। तो गाजरों की बात हो रही है, तो ऐसे में गाजर का हलवा, गजरेला, बहुत कुछ बनता है। तो आप क्या प्रेफर करती हैं सर्दियों में स्पेशली? अच्छा, ऑनेस्टली मुझे गाजर का हलवा और गजरेला पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो लेकिन अगर मुझे हलवा खाना हो तो मैं अंडे का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जल्दी से और मुझे उसकी रेसिपी बता दें मुझे। ओके, सो हम लोग अंडे लेते हैं। अगर आप लोग एक बड़ी मतलब एक मुनासिब साइज़ की फैमिली का बना रहे हैं, अराउंड 6 से 7 लोगों का,
तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं 8 अंडे और उसके बाद फिर 1 लीटर दूध का। सही है। तो ये आप पूरा ब्लेंडर के अंदर डाल दें, फिर 1 कप चीनी के साथ और थोड़ा सा जर्दे का रंग। सही है। इसको आपने पूरा ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करना है। 2 चम्मच घी लेके उसको आपने चूल्हे पे डालना है और फिर वो पूरा मिक्सचर जो आपने ब्लेंड किया था अंदर डालना है और उसको काफ़ी देर तक भूनते रहें। वो अच्छा खासा शुरू में होता है, लेकिन वो पकते पकते एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग अपने पास ले लेता है। एंड देन यू हैव एन अमेजिंग अंडे का हलवा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सामिया फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अभी मुझे वापस जाना है मुदस्सिर के पास, क्योंकि वहाँ पर उनसा पहुँच चुकी हैं और उनसा के पास क्या खबरें हैं, सितारों की चाल, कार्ड्स के हवाल उनसे जानेंगे। तो मुदस्सिर, ओवर टू यू, मैं भी आ रही हूँ। जी थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आपसे हमने ले ली हैं, लेकिन आज का दिन और ये हफ्ता कैसा गुजरना है ये लोग अब जानना चाहते हैं। तो उनसा शाह हमारे साथ हैं। आपका पसंदीदा नाज़रीन सेगमेंट है बोल्ड प्रेडिक्शन का। उनसा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप बताएंगी कि आज का दिन और आज का ये हफ्ता कैसा रहेगा लोगों के लिए, ताकि फिर ही बता सकेंगे लोग कि लोग कैसे हैं और ठीक रहेंगे या नहीं। सही, एरीज से शुरू करते हैं। एरीज के मामले इस पूरे हफ्ते में थोड़ा सा डिलेस का शिकार हो सकते हैं, चाहे लव हो, शादी के मामलात हो, उनके पैसों के मामलात हो, करियर हो या ट्रैवल पर जाना है, तो रुकावटें आएंगी। लेकिन ये रुकावटें जो हैं, ये डिलेस जो हैं, वो वक्ती होंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र तहम्मुल के साथ चीजों को लेकर चलें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वाले जो हैं वो ये हफ्ता जो है, अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग्स और न्यू एनर्जीज नजर आ रही हैं टॉरस वालों के लिए। तो ये हफ्ता जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम हो सकती है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, लॉटरी ले रहे हैं, तो आपको इनाम भी मिल सकता है और कामयाबी मिल सकती है। जेमिनाई वालों की बात करें, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता चेंजेस लेकर आ रहा है, कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। जॉब में के हवाले से तब्दीली हो सकती है, कारोबार के हवाले से तब्दीली हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से चेंजेस आ सकते हैं। शादी की सिचुएशन जेमिनाई वालों के फेवर में जाएगी, नए दोस्त भी बन सकते हैं। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं सफर पर जा रहे हैं। तो ये हफ्ता बड़ा एक हैपनिंग वाला, बिजी भी रहेगा, काम में बिजी, मसरूफियत, फैमिली के साथ, घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो बड़ा हैपनिंग वाला हफ्ता रहेगा। कैंसर के लिए जो है वो खर्चे वाला हफ्ता आप बता रही हैं। ट्रैवल भी है, पार्टी भी है, हर चीज में है। और उसके बाद लियो है। लियो वाले लवर्स का कार्ड है, तो रोमांटिक टाइम रहेगा लियो वालों का। किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में बन सकते हैं, शादी हो सकती है, और यहाँ पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ सकते हैं लियो वालों के लिए। और उसके साथ जो है काम में, बिजनेस में भी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जॉब के हवाले से मिल सकती हैं। वर्गो वाले जो हैं, जस्टिस का कार्ड है। कोर्ट वगैरह में अगर कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उनको इंसाफ मिल सकता है। शादी के वर्गो वालों के बहुत अच्छे पॉजिटिव चांसेस हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस करें, अपने टाइम को मैनेज करें और अपनी सेविंग्स करने की कोशिश करें। बी प्रैक्टिकल, आपकी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लिब्रा वाले जो हैं वो पेशेंस रखें और अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। और लिब्रा ये हफ्ता जो है बड़ा हैप्पीनेस वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शादी के हवाले से अगर डिलेज आते हैं तो भी सब्र करें। अगर काम में डिले आता है, पेमेंट्स में या बिजनेस प्रॉफिट्स में, तो थोड़ा सा सब्र करें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को चीज़ों को बेहतर करें। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए। अपने काम में फोकस्ड हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने करियर में फोकस्ड हैं, जो स्टडी कर रहे हैं वो हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, काम स्टडीज में फोकस्ड होकर कर रहे हैं। तो ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए काम, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी लेना है, इसमें सारी चीजें आपकी ज्यादातर मुझे नजर आ रही हैं। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेजिटेरियस एम्परर के अपने आप को थोड़ा सा जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करें। और दूसरा, अगर किसी चीज़ में आप फंसते हैं तो आपके फादर की तरफ से, आपके बड़े भाई की तरफ से कोई मदद मिल सकती है आपको। और अपनी जो है अथॉरिटी को यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी है
तो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है तो अपनी स्ट्रेंथ से, अपने विल से उसको ओवरकम कर सकते हैं। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, होप्स का कार्ड है, उम्मीद अच्छी रखें ये हफ्ता, दुआ ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। मिरेकल्स का कार्ड है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। एक्वेरियस वालों के लिए जो है यहाँ पर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा। तो प्लानिंग जरूर करें काम करने से पहले, लेकिन इतनी भी प्लानिंग नहीं करें, आपने एक्शन भी लेना है, प्रैक्टिकली उस चीज को लेकर भी चलना है। एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, काफ़ी ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं और पैसों के हवाले से भी कोई खुशखबरी उनको मिल सकती है। पाइसेस जो है वो सफ़र पर जा रहा है, अगर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन वगैरह आपने अप्लाई किया है तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, आपका प्रोसेस एक अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरा, मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, सोशलाइजिंग, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना, कम्युनिकेशन काफ़ी सारी नज़र आ रही है पाइसेस के लिए। जबरदस्त उनसा, आपने सभी का बता दिया, बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं, मुझे परेशानी कमी दिखाई दी है। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नया साल है, कुछ आपने पाकिस्तानियों के फाइनेंसेस के हवाले से देखा कि महंगाई कब कम हो रही है, मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, या फिर अभी खुशखबरी मिलने वाली है? महंगाई के हवाले से तो कार्ड्स इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर सन का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस वक्त थोड़ी बहुत महंगाई हो सकता है कंट्रोल में, अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, उनका जो प्राइजेस हैं वो नीचे आ सकती हैं। आवाम को ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन ये रिलीफ जो है वो वक्ती है। आगे जाके देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है, तो महंगाई बहुत अचानक बहुत बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेडली जो है वो प्राइसेस बहुत हाई जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग और इस तरह की चीज़ें आने से, कारोबार जो है स्ट्रॉन्ग होने से चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा उनसा, शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों की T20 सीरीज चल रही है, मैचेस वैसे तो भी हारे हैं हम, आगे जरा बताइएगा क्या कार्ड्स कह रहे हैं? बाकी 3 मैचेस अभी हैं पाकिस्तान के। अच्छा देखिए यहाँ पर जो कार्ड है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो कुछ हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, हालात मुझे जो है वो हालात बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि इनको चेंजेस लेकर आने चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपकी जो टीम है वो बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सके। हैंगमैन का कार्ड है, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस आगे भी नजर नहीं आ रही, तो उसको कुछ चेंज करना चाहिए। वर्ल्ड कप आ रहा है 4 माह के बाद, तो आप कह रही हैं आगे भी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जी देखिए हाई प्रेस्टिज का कार्ड है और ये कार्ड जो है वो वीक कार्ड होता तो मेजर कार्ड है, लेकिन वर्ल्ड कप में भी ये कोई इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं। अगर यही हालात रहे, दुआएं जो है वो चीज़ों को बदल देती हैं, अल्लाह करे कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और ये कार्ड्स बदल जाएं। जब हम आपसे दोबारा बात करें तो बड़े पॉजिटिव कार्ड हो। थैंक यू सो मच उनसा फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा सुबह आपसे बातें करके, और अब हमें लेनी है आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।